अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। एक रोज़ मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि गुज़िश्ता रात चौधरियों के ज़ाती कब्रिस्तान में किसी ने खासी अफरा तफरी मचाई थी। मैंने चंद सिपाहियों को साथ लिया और फिलफोर चाय वकुआ की जानिब रवाना हो गया। गांव के बड़े कब्रिस्तान के एक गोशे में चौधरियों का ज़ाती कब्रिस्तान आबाद था। एक कदादम चार दीवारी के अंदर 20-25 पुख्ता कब्रें बनी हुई थीं, जिनके अंदर चौधरी ख़ानदान के आबा व अजदाद अब्दी नींद सो रहे थे। कब्रिस्तान का ये हिस्सा बिल्कुल अलग थलग दिखाई देता था, जैसे गांव के अंदर चौधरियों की हवेली पूरे गांव में मुमताज़ नज़र आती थी। चौधरी, वडेरे और बड़े बड़े जागीरदार, जिंदा हों या मुर्दा, अपनी इनफरादियत हमेशा कायम रखते हैं। गुर्बत और अमारत के दरमियान ये तफावुत असल से है और अबद तक रहेगा। चौधरियों के लिए मखसूस कब्रिस्तान के इस हिस्से में दाखिली रास्ते पर लकड़ी का एक फाटक भी लगा हुआ था, जिस पर एक बोर्ड भी नस्ब किया गया था। बोर्ड की मुख्तसर तहरीर किसी भी ज़ी शऊर शख्स को झंझोड़ने के लिए काफ़ी थी। वहाँ जली हरूफ में लिखा था, चौधरी कब्रिस्तान। नीचे ज़रा खफी हरूफ में रकम था, गैर मुतालिका लोगों का दाखिला ममनू है। मैं जब इस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो एक कब्र के पास 8-10 अफराद का झमगिटा लगा हुआ था। चौधरी मरातिब अली और उसका बेटा चौधरी मुश्ताक नुमाया नजर आ रहे थे। वो सब एक खुली हुई कब्र के गिर्द जमा थे और तेज़ आवाज़ में बातें कर रहे थे। मुझ पर नज़र पड़ते ही सब एक तरफ हट गए। मैंने आगे बढ़कर इस खुली हुई कब्र का जायज़ा लिया। पुख्ता कब्र को बड़ी बेदर्दी से उधेड़ कर रख दिया गया था और अंदर से मुर्दा गायब था। गैर इरादी तौर पर मेरा ध्यान कब्र के सिरहाने लगे हुए कतबे की तरफ चला गया। कतबे पर मदफून शख्सियत का नाम में तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात दर्ज था। ये किसी सलमा दुख्तर शहादत अली चौधरी की कब्र थी। तारीख़ वफ़ात 20 साल पहले की थी और तारीख़ पैदाइश से मैंने फौरी तौर पर अंदाज़ा लगा लिया कि सलमा का इंतकाल ऐन आलम शबाब में हुआ था। कतबे की तहरीर के मुताबिक वो 18 साल की उम्र में इस तारिफ़ानी से उठी थी। मैंने कब्र और उसके गिरदोनवा का अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद चौधरी मरातिब अली से पूछा, मुतवफ़िया आपकी कौन थी? वो मेरी छोटी बहन थी। चौधरी मरातिब अली ने गम से आरी झुंझुलाहट आमेज़ लहजे में जवाब दिया। आपके ख्याल में यह हरकत किसकी हो सकती है? अगर ये पता चल जाता तो उसका कुछ उम्र ना निकाल देते। चौधरी मरातिब अली के बजाय उसके बेटे मुश्ताक ने जोशीले लहजे में कहा। मुझे इसका अंदाज नागवार गुजरा, ताहम मैंने इसके लहजे की गर्मी को नज़रअंदाज करते हुए इसके बाप से सवाल किया, आपकी दुश्मनी किस किससे है? हमसे कोई दुश्मनी की जुर्रत नहीं कर सकता। वो तेज के आलम में बोला, लोग तो हमारा नाम सुनकर ही सहम जाते हैं। यकीनन ऐसा ही होगा चौधरी साहब, मैंने नीम तंजिया लहजे में कहा, मगर यह हरकत किसी दोस्त की तो नहीं हो सकती। वो मेरे लहजे के तीखेपन को महसूस करने के बजाय उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़ा। थानेदार साहब, ये सब कुछ आपकी अमलदारी में हो रहा है। वो कैसे? मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई थी। वो बोला, जब से आप हमारे इलाके के थाने में आए हैं, मुजरिमों की हिम्मतें जवान होने लगी हैं। इससे पहले किसी की मजाल नहीं थी जो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखता। आप ये कहना चाहते हैं कि किसी जुराइम पेशा शख्स ने मेरे इशारे पर आपकी लाडली बहन की लाश की बेहुरमती की है? चौधरी ने मेरे सवाल का भी उल्टा ही जवाब दिया। आप यहाँ के थानेदार हैं, आपके होते सोते जो भी जुराइम होंगे इनका जिम्मेदार आप ही को ठहराया जाएगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। चौधरी, ज़रा मुंह संभाल के बात कर, मैंने चौधरी मरातिब अली की आंखों में झांकते हुए कहा। मैं इन थानेदारों में से नहीं हूँ जो चौधरियों के टुकड़ों पर पलते हैं। वो मूंछों को ताव देते हुए बोला, मलिक साहब, आप भी ज़रा होश में रहकर बात करें। बदी का रौब हम पर न डालें। हमारी पहुँच बहुत ऊपर तक है। किसकी पहुँच कहाँ तक है इसका भी पता चल जाएगा। अभी तो पहली मुलाकात है। मैंने ठोस लहजे में कहा। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ इसका ठीक ठीक जवाब दें। मुझे कानूनी तकाज़े पूरे करने हैं। पहले तो ये बताएं कि आपकी बहन से किसी को क्या दुश्मनी थी और ये दुश्मनी 20 साल बाद क्यों निकाली गई?
मेरे सवालात सुनकर चौधरी के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुझे यकीन हो गया कि कोई ऐसी बात ज़रूर है जो चौधरी मुझसे छुपाना चाहता है। मैं उसके चेहरे पर नजरें जमाए सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी मराठे अली से पहली मुलाकात नाखुशगवार अंदाज में हुई थी। मुझे वो खासा नामाकूल किस्म का चौधरी लगा था। मेरे बारे में उसने अपने जहन में क्या तासुर कायम किया था, इसका मैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका था। चौधरी साहब, हमें थाने में और भी बहुत से काम होते हैं। अगर पूरा दिन मुर्दों के दरमियान खड़े रहे तो फिर कर लिया काम। मैंने आपको कौन सा बांध रखा है? वो अजीब से लहजे में बोला। जाएं, जाकर अपना काम करें, हम आपको बुलाने तो नहीं गए थे। चौधरी, वापसी का कम से कम एक दरवाज़ा ज़रूर खुला रखना चाहिए, मैंने नागवारी से उसे घूरते हुए कहा। ये ना हो कि कभी आप हमें बुलाने पर मजबूर हो जाएं। आप चौधरी मराठे अली को धमकी दे रहे हैं? ये धमकी नहीं, नसीहत है, मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, और इसे मेरी पहली और आखिरी नसीहत समझें। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, और ये बात मत भूलें कि हमें अलहम नहीं हुआ था कि आपकी बहन की कब्र की दुर्गत बनाई गई है। हमारे पास बाकायदा इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, और रिपोर्ट दर्ज कराने वाला आपका छोटा भाई चौधरी सिकंदर अली है। फिर मैंने चारों जानिब निगाह दौड़ाते हुए पूछा, छोटा चौधरी नज़र नहीं आ रहा, कहाँ चला गया है वो? चौधरी मराठे अली की अकड़ी हुई गर्दन में ज़रा नरमी के आसार पैदा हुए। इसे हालात की संगीनी का कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था। मैंने खालिद सरकारी लहजे में कहा, जब हमारे पास कोई शख्स शिकायत लेकर आता है और हम इस शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं तो कानूनी कार्रवाई ज़रूरी हो जाती है। इतना कानून तो आप भी जानते होंगे चौधरी साहब। मुझे उसके चेहरे पर बरहमी के आसार नज़र आए। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में ज़रा भी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि ये बरहमी मेरे लिए नहीं थी, बल्कि छोटे चौधरी सिकंदर अली के लिए थी, जो कि रिपोर्ट दर्ज करा कर गया था। चौधरी मराठे अली 45 के लगभग था। वो खासा सेहतमंद नज़र आता था। मौसम सरमा की मुनासबत से उसने बेदाग गर्म शलवार कमीज़ के ऊपर नफीस किस्म की स्याह शेरवानी पहन रखी थी, जिसके तमाम बटन लगे हुए थे। पाँव में तिल्लेदार देसी खुस्सा और सर पर कलफ लगी तुर्रे वाली पगड़ी थी। इसके कंधे पर चरमी पेटी में पिस्तौल लटक रहा था। मजमूई तौर पर वो बारोब शख्सियत का मालिक था। चौधरी को खामोश पाकर मैंने पूछा, ठीक है, आप कानून से ताउन को तैयार नहीं हैं तो फिर मैं चौधरी सिकंदर ही से बात कर लेता हूँ। वो है कहाँ? मैंने दूसरी बार ये बात महसूस की कि छोटे चौधरी के जिक्र पर चौधरी मराठे अली के चेहरे पर नागवार तासुरात उभर आते थे। लगता था जैसे दोनों भाइयों के दरमियान कोई सर जंग जारी हो। मैंने दोबारा सिकंदर अली का तस्करा किया तो बड़ा चौधरी जल्दी से बोला, आप सिकंदर को छोड़ें मलिक साहब, जो पूछना है मुझसे पूछ लें। एक लम्हे को रुककर उसने कहा, बल्कि इधर हवेली में चलें, आराम से बैठकर बात करते हैं। मुझे उसके बदले हुए रवैये पर हैरत हुई, ताहम मैंने अपनी हैरत का इजहार नहीं होने दिया। एक बात का तो मुझे यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। मैंने कहा, आराम से बैठने का तकल्लुफ़ ना करें और ये बताएं कि आपको किस पर शक है। मेरा शक तो खारा डाकू पर जाता है, चौधरी ने कहा। मैंने खारा डाकू का नाम सुन रखा था। कुछ अरसे से उसका खासा चर्चा होने लगा था। मैं इसके बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं जानता था। खारा डाकू की आपसे क्या दुश्मनी है? मैंने पूछा। ये एक लंबी कहानी है, चौधरी ने तवील सांस लेते हुए कहा। कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। मुझे फुर्सत ही फुर्सत है, आप अभी सुना दें। उसके चेहरे पर तजब्जुब के आसार नमूदार हुए। इसीलिए तो मैं हवेली में चलने को कह रहा था, उसने नर्म लहजे में कहा। ये सारी बातें यहाँ खड़े खड़े नहीं हो सकती। ठीक है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, आप हवेली पहुँचें, मैं ज़रूरी कार्रवाई निपटाने के बाद आता हूँ। मैंने दानिस्ता ये बात कही थी, वरना अब कब्रिस्तान में मेरा कोई काम नहीं रहा था। चौधरी ने गर्मी नरमी के दौरान में मैं अपना काम भी करता जा रहा था। दरअसल मैं चाहता था कि चौधरी की राम कहानी सुनने से पहले मैं गांव में घूम फिरकर कुछ लोगों से इस सिलसिले में मालूमात हासिल करूं, ताकि सच और झूठ का अंदाज़ा हो सके। खारा डाकू को कुछ अर्सा पहले 20 साल की सजाए कैद हुई थी और अब वो रिहा हो चुका था सज़ा काट कर।
اس کی ذات سے میری دلچسپی ایک قدرتی بات تھی۔ چودھری کے جانے کے بعد میں نے ایک سپاہی کو وہاں روک کر باقی سب کو واپس تھانے بھیج دیا۔ موقع کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ قبرستان کے گورکن مختلف لوگوں اور چودھریوں کی حویلی سے مجھے کھارا ڈاکو کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں انہیں میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس واقعے کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ ہو سکیں۔ چودھری شہادت علی نے بڑی رنگین اور سنگین زندگی گزاری تھی۔ اس کی بیوی زلیخا اس کے تمام کرتوتوں سے واقف تھی۔ شروع میں اس نے روک ٹوک کی، پھر یہ روک ٹوک سمجھانے میں بدل گئی اور آخرکار دم توڑ گئی۔ اب اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کڑتی رہتی، مگر اس کی حالت زار نے چودھری شہادت علی کی مصروفیات پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ اس کی خفیہ سرگرمیاں جاری رہیں۔ وہ بڑے روب داب والا چودھری تھا اور خاصا شوقین مزاج بھی۔ لائل پور کا گول بازار اور لاہور کے ڈبی اور گمٹی بازار اس کے مخصوص ٹھکانے تھے۔ بڑی بڑی نائکائیں اس کی آمد کے منتظر رہتی تھیں۔ چھانٹی شدہ ایک گلاس مال اس کے لیے بچا کر رکھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب طوائفوں کو پیشہ کرنے کے لیے گورنمنٹ باقاعدہ لائسنس جاری کرتی تھی۔ اس سلسلے میں پولیس کے اختیارات بھی محدود تھے۔ ہم ایک مخصوص حد سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ مراتب علی کی پیدائش کے بعد زلیخا نے اپنی دنیا کو اپنے بچے کی ذات تک محدود کر لیا۔ چودھری شہادت علی کو پہلے کون سی زلیخا کی پرواہ تھی جو اب اس کی فکر کرتا؟ اس کے پاس مال و دولت کی کمی تھی نہ جوانی کی۔ ہر کوٹھے پر اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ وہ جوانی اور دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا کہ اچانک اس کی زندگی میں ایک طوفان نے سر اٹھایا۔ اس طوفان کا نام نگینا تھا۔ نگینا زورا بائی کے کوٹھے کی سب سے ستھری طوائف تھی۔ وہ شہادت علی کی نگاہوں کو ایسی بھائی کہ دل میں ترازو ہو گئی۔ شہادت علی نے زورا بائی کو نگینا کے منہ مانگے دام ادا کیے اور نگینا کو اپنی حویلی میں لے آیا۔ قصہ مختصر، نگینا شہادت علی کی دوسری بیوی کے طور پر حویلی میں راج کرنے لگی۔ ان حالات میں زلیخا بجھ گئی اور بستر سے لگ گئی۔ پتہ اس وقت چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ زلیخا کو ٹی بی ایسے موذی مرض نے اپنے شکنجے میں پوری طرح جکڑ لیا تھا۔ اس وقت ٹی بی کا کوئی باقاعدہ علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ حکیم طبیب جڑی بوٹیوں کی مدد سے جو علاج کرتے تھے وہ اتنا طویل اور صبر آزما ہوتا تھا کہ مریض مایوسی کا شکار ہو کر موت سے پہلے ہی مر جاتا تھا۔ پھر ایک روز زلیخا بھی چل بسی۔ نگینا کی آمد نے کئی زاویوں سے حویلی اور حویلی کے مکینوں کو متاثر کیا تھا۔ ایک جانب اگر زلیخا تپ دق کا شکار ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی تو دوسری طرف چودھری شہادت علی میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ نگینا نے جانے اس پر کوئی طلسم پھونک دیا تھا کہ وہ ایک گھونٹے سے بند کر رہ گیا تھا۔ اسے پوری دنیا میں نگینا کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنی تمام غیر نصابی سرگرمیاں ترک کر دی تھیں اور ایک وفادار مثالی شوہر کا کردار ادا کر رہا تھا۔ پورا گاؤں اس کایا پلٹ پر حیران تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، مرد کی بربادی اور آبادی میں سب سے زیادہ ہاتھ عورت ہی کا ہوتا ہے۔ نگینا کی صحبت نے چودھری شہادت علی کو ایک مرد معقول بنا دیا تھا۔ نگینا کے بطن سے شہادت علی کی دو اولادیں ہوئیں، سلمیٰ اور سکندر علی۔ سلمیٰ مراتب علی سے 5 برس چھوٹی تھی جبکہ وہ اپنے سگے بھائی سکندر علی سے 8 سال بڑی تھی۔ شہادت علی اپنی تینوں اولادوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا تھا، مگر نگینا کا رویہ مراتب علی سے شہادت علی کی بنسبت قدرے مختلف تھا۔ مراتب علی بھی اپنی سوتیلی ماں سے خاصا کھچا کھچا رہتا تھا۔ شہادت علی نے اپنے تمام سابق شوق ترک کر کے پہلوانی سے دل لگا لیا تھا۔ وہ خود تو پہلوانی کرتا نہیں تھا، البتہ گاؤں کے پہلوانوں کی سرپرستی شروع کر دی۔ شہادت علی کی حویلی کے پچھواڑے ایک وسیع باغ تھا جہاں موسمی پھلوں کی ہمیشہ بہتات رہتی تھی۔ شہادت علی نے ایک عظیم الشان اکھاڑا اس باغ میں تیار کروایا اور چنیدہ شہزوروں کو دعوت دی کہ وہ وہاں باقاعدہ زور کیا کریں۔ ان کی خوراک اور دیگر لوازمات چودھری کے ذمے ہوں گے۔ چودھری نے اپنی دانش میں ایک تعمیری اور باوقار کام کا آغاز خلوص نیت سے کیا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اس نیک کام کے پس پردہ
कितनी बड़ी कयामत को परवान चढ़ा रहा है, होनी होकर रहती है। चौधरी शहादत अली की बेटी सलमा एक खूबरू पहलवान इफ्तिखार उर्फ इफ्ती पहलवान पर मर मिटी। इफ्ती पहलवान सबसे ज़्यादा फुर्तीला और गबरू जवान था। उसने आले दुआले के गांव के कई नामवर पहलवानों को पछाड़ा था। वो चौधरी शहादत अली के गांव की आबरू था। चौधरी इसे बेटे की तरह चाहता था। हवेली में इफ्ती की आमदोरफ्त पर कोई पाबंदी नहीं थी। हवेली में इफ्ती का आना जाना तो बाद में शुरू हुआ था। सलमा 1 साल से उसे छुप छुप कर देखा करती थी। दरअसल हवेली के आखिरी कमरों की खिड़कियां पिछवाड़े में खुलती थीं, जहां बाग में अखाड़ा और अखाड़े में इफ्ती पहलवान फने पहलवानी के जौहर दिखाया करता था। सलमा ऐसे ही एक कमरे की खिड़की से इफ्ती पहलवान की फुर्तियों का नज़ारा किया करती। रफ्ता रफ्ता सलमा की महवियत में इजाफा हो गया और इसे पता भी न चला कि कब वो अजीमुल जुस्सा शख्स इसके नन्हे से दिल में घर कर चुका था। इसे जब होश आया तो वो घायल हो चुकी थी। दूसरी जानिब जब इफ्ती ने हवेली में बाकायदा आना शुरू किया तो वो भी सलमा की निगाह के तीर का शिकार हो गया। सलमा अपनी माँ का परतो थी। उसने बेमिसाल की मालिक, एक शौखो चंचल लड़की, खतरनाक हद तक बेबाक और मुंहफट, गोश्त के पहाड़ों से टकराने और इन्हें ज़मीन चाटने पर मजबूर करने वाला शहज़ोर इफ्ती पहलवान इस धानपान सी लड़की के मुकाबले में चारों खाने चित हो गया। जब मोहब्बत हो जाती है तो वो फिर अपना इजहार भी चाहती है, और ऐसी मोहब्बत के दोनों तरफ आग बराबर की लगी हो। इफ्ती हरफ़े मुद्दा ज़बान तक लाने के बारे में सोच ही रहा था कि सलमा ने पहल कर दी। कभी कभार इन्हें हवेली में तन्हाई में बात करने का मौका मिल जाता था। ये भी एक ऐसा ही मौका था। इनके दरमियान पहलवानी के मौजू पर बात हो रही थी कि सलमा ने अचानक मौजू का रुख बदल दिया। इफ्ती, मैंने सुना है कि आज तक किसी पहलवान ने तुम्हारे कंधे नहीं लगाए। सलमा ने एक गैर मुतवक्का सवाल किया। इफ्ती ने शाइस्ता लहजे में जवाब दिया, आपने ठीक सुना है बीबी जी। वो नगीना को बड़ी बीबी जी और सलमा को बीबी जी कहता था। अल्लाह के फजल से मैंने हमेशा मैदान मारा है। कुश्ती जीत कर तुम क्या महसूस करते हो? बड़ी खुशी और तमानियत। सलमा ने पूछा, जीत की खुशी का भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तो आप ठीक कहती हैं इफ्ती। कहते हैं कि हार और जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। जी बीबी जी। फिर तो तुम्हारी ज़िंदगी को मुकम्मल नहीं कहा जा सकता। तुम तो हमेशा जीतते ही रहे हो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कमी महसूस नहीं होती? वो गड़बड़ा गया। बात तो आप बड़ी पते की कर रही हैं। यानी तुम अपने अंदर कुछ कमी, तिश्नगी महसूस करते हो? मैंने कभी इस बारे में गौर नहीं किया। वो निगाहें चुरा कर बोला, आप बड़ी मुश्किल बातें करती हैं। वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। वो भरपूर शरारत पर तुली हुई थी। जल्दी से बोली, मैंने तो कोई मुश्किल बात नहीं की इफ्ती। जिस तरह शिकस्त और फतह, दुख और सुख, रात और दिन, मौत और हयात, अमीरी और गरीबी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इसी तरह खोना और पाना भी ज़िंदगी, एक मुकम्मल ज़िंदगी में दाखिल है। जो शख्स कुछ खोता नहीं है वो पाने की अहमियत को नहीं समझ सकता। जिसने कभी कुछ पाया नहीं है उसकी नज़र में खोने की कोई बुकत नहीं है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, आप गलत कह ही नहीं सकती। वो सहरज़दा आवाज़ में बोला। सलमा की उम्र इस वक्त 17 साल थी। इफ्ती पहलवान का 25वां साल शुरू हो चुका था। इफ्ती ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, जबकि सलमा शहर के कॉलेज में पढ़ रही थी। ये तालीमी का असर था जो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। इफ्ती अपनी महबूबा की बातें बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। इस पर तन्वीमी कैफियत तारी थी। अगर इस वक्त सलमा गलत भी कह रही होती तो वो इसकी बात से इख्तिलाफ की सकत नहीं रखता था। तुम एक पहलवान हो इफ्ती, सलमा ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। एक शहज़ोर जो 10 आदमियों को पछाड़ सकता है, जिसे आज तक कोई शिकस्त नहीं दे सका, जिसकी पुश्त अखाड़े की मिट्टी से ना आशना है, मगर यही ताकत और फातेह शख्स अंदर से इंतहाई कमज़ोर और बुज़दिल है। सलमा अचानक खामोश हो गई तो इफ्ती ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सलमा चंद लम्हों तक दिलचस्प नज़रों से उसे देखती रही, फिर बोली, रुस्तम जमा, मुझसे मुकाबला करोगे? इफ्ती ने समझा शायद वो मजाक कर रही है। सलमा का अंदाज मजाक करने वाला था। मेरा आपसे क्या मुकाबला? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। बस डर गई ना?
सलमा ने केका लगाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम यही जवाब दोगे। मगर बीबी जी, वो रुक रुक कर बोला, आप औरत ज़ात हैं, मैं पहलवान हूँ, हमारा मुकाबला। तुम पहलवान हो और एक कमज़ोर औरत से मुकाबला करते हुए घबरा रहे हो। वो इफ्ती की बात को काटते हुए बोली, क्या कहना चाहते हो तुम? यही कहना चाहते हो ना? मेरा मतलब ये नहीं था बीबी जी। इफ्ती की बदहवासी काबिले दीद थी। फिर क्या मतलब था? वो जी, मैं पहलवान हूँ, किसी पहलवान ही से कुश्ती कर सकता हूँ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो इसकी बदहवासी से महसूस होते हुए बोली, बेवकूफ़, मैं तुमसे कुश्ती करने को थोड़ी कह रही हूँ। तो फिर? मैं तो तुमसे मुकाबला करने की बात कर रही थी। मुकाबला और कुश्ती एक ही तो बात है। इफ्ती ने सादगी से सलमा की ग़ज़ाली आंखों में झांका। एक बात कैसे है? सलमा ने भी उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कुश्ती में दो पहलवानों की जिस्मानी तवानाइयाँ एक दूसरे से नबर्द आज़मा होती हैं, जबकि मुकाबले में, खुसूसन एक लड़की और लड़के के दरमियान मुकाबले में, लड़की और लड़का भी वो जो एक दूसरे को चाहते हों, एक दूसरे से मोहब्बत करते हों, इज़हार की कुव्वत बरसरे बेकार नज़र आती है। बुज़दिल सिर्फ सोचता है और सोच कर रह जाता है, चाहे वो जिस्मानी तौर पर कितना भी मजबूत और तवाना क्यों ना हो, जैसा कि तुम हो। इसके मुकाबले में मद्दे मुकाबिल चाहे कितना ही कमज़ोर और नर्म व नाज़ुक क्यों ना हो, अगर वो बुज़दिल नहीं है तो दिल की बात कहते हुए ज़रा भी नहीं झिझकता, जो कहता हो बेधड़क कह डालता है। जैसे मैं कह रही हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है इफ्ती, शदीद मोहब्बत। मैं भी तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। पहाड़ जैसे जिस्म में से एक नहीब सी आवाज़ बरामद हुई, ताहम इस आवाज़ की शीरनी से अंदाज़ा होता था कि वो मोहब्बत के समंदर की तह से उठी है और चाहत की लहरों पर सफ़र करती हुई अपने मतलूब की समाज से टकराई है। इसके बाद मोहब्बत ने तमाम मराहिल खुद ब खुद तय कर लिए, जिस तरह वो अज़ल से करती आई है। इफ्ती अब किसी ऐसे खुशगवार मौके की ताक में था जब वो अपने मुरब्बी चौधरी शहादत अली से दरख्वास्त कर सके कि वो इसे अपनी फर्जंदी में ले लें। किस्मत अच्छी थी कि उसे ये मौका जल्द ही मिल गया। 2 माह बाद लाहौर के मंटो पार्क में एक अज़ीमुश्शान दंगल का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्तान, शोरकोट, पीर महल, चगझुमरा, टोबा टेक सिंह, समंदरी, शाहकोट, लायलपुर और दीगर अजला के नामी गिरामी पहलवानों को कुश्ती की दावत दी गई। लायलपुर के पहलवानों में इफ्ती पहलवान का नाम नुमायां था। वो बड़ी जोड़ का पहलवान था। इसकी कुश्ती मुल्तान के एक ख़ानदानी पहलवान के साथ तय हुई थी। इफ्ती के लिए ये कुश्ती बड़ी अहमियत रखती थी। चौधरी शहादत अली ने वादा किया था कि अगर उसने मुल्तान के पहलवान को गिरा दिया तो वो इसे मुँह मांगा इनाम देगा। इफ्ती के लिए सलमा से बड़ा और क्या इनाम हो सकता था। उसने इस कुश्ती की तैयारी में दिन रात एक कर दी है। इसकी लगन सच्ची थी और जीत की सूरत में उसे अपना मकसद हयात हासिल होने की उम्मीद थी, इसलिए उसकी मेहनत रंग लाई। उसने मुल्तानी पहलवान को 3 मिनट के अंदर अंदर ज़मीन पोश कर दिया। इस कामयाबी पर इफ्ती और सलमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इफ्ती की फतह की खुशी में पूरे गांव में चिरागां किया गया और 3 रोज़ तक खूब जश्न मनाया गया। इस हंगामा खेज मसरूफियत से ज़रा फुर्सत मिली तो इफ्ती ने चौधरी को उसका वादा याद दिलाया। चौधरी शहादत अली ने मुशफ़िक़ाना लहजे में कहा, मुझे चंगी तरह याद है इफ्ती, पुत्र, बोल, तुझे क्या इनाम चाहिए? चौधरी साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात है। इफ्ती ने इज़हार मुद्दा करना चाहा, लेकिन इसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। चौधरी ने इसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, हाँ हाँ बोलो, जो तुम्हारे दिल में है कह डालो। वो जी। उसके बाद इफ्ती की हिम्मत जवाब दे गई। ये शायद चौधरी शहादत अली की दबंग शख्सियत का असर था या इफ्ती की रवायती गुलामाना ज़हनियत का कोई कमज़ोर पहलू। बहरहाल वो चौधरी के मुकाबले में बहुत कमतर हैसियत का मालिक था, बल्कि वो तो दूसरे लोगों की तरह चौधरी की रियाया में शामिल था। चौधरी ने घूर कर उसे देखा और पूछा, क्या तुम कोई ऐसी चीज़ मांगने वाले हो जो देना मेरे इख्तियार में न हो? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? मुझे डर है कि कहीं आप खफा न हो जाएं। ओए अकल के अंधे, मैं खामखा क्यों खफा हो जाऊंगा?
चौधरी ने सरजश आमेज लहजे में कहा, मगर उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि इफ्ती का अंदाज़े गुफ्तगू इसे किसी शक व शुबे में मुब्तला कर चुका था। वो एक जहां दीदा, सर्द व गर्म, चुशीदा शख्स था। समझ गया कि कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। इसने मुख्तलिफ अंदाज में कहा, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटों की तरह समझा है। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मांगो जो मांगना चाहते हो। मैं आपसे आपकी अजीज तरीन शय मांगना चाहता हूँ। और क्या बुझारते डाल रहे हो? इस बार चौधरी के लहजे में गुस्से की आमेजिश भी थी। सीधी साफ बात क्यों नहीं करते? इफ्ती ने कहा, मैं बीबी जी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? चौधरी ने इस तरह मुंह खोलकर कहा जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। इफ्ती हिम्मत पकड़ चुका था। चौधरी से नजरें चार करते हुए बोला, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप चाहें तो बीबी जी से पूछ लें। तुम्हारी ये हिम्मत? चौधरी शहादत अली के अंदर रवायती चौधरी ने जोश मारा, मैं तुम्हारी जबान खिंचवा दूंगा। तुम्हारी जबान पर सलमा का नाम आया कैसे? तुम्हारा और उसका क्या जोड़ है? एहसान फरामोश, जिस थाली में खाया इसी में छेद कर रहे हो। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं चौधरी साहब। इफ्ती ने चौधरी के गज़ब की परवाह किए बगैर कहा, वादा खिलाफी आप जैसे शख्स को सेब नहीं देती। चौधरी के अना को ठेस पहुंची तो वो गुस्से से फुनकारने लगा। अब उसके सामने मुंह बोला बेटा इफ्ती पहलवान नहीं बल्कि इस गांव का एक कमी कमीन खड़ा था। चौधरी अपनी ताकत और इख्तियार के बलबूते पर अगर चाहता तो इस गांव की आबरू इफ्ती पहलवान की खाल भी खिंचवा सकता था। इफ्ती ने इसकी बेटी से शादी की ख्वाहिश जाहिर करके इसके तई बहुत बड़ा जुर्म किया था। ताहम उसने अपनी अंदरूनी ख़ेज़ व ग़ज़ब को हद्दुल वसी काबू में रखते हुए मोतदिल लहजे में कहा, मैंने तुमसे इनाम देने का वादा किया था। ये नहीं कहा था कि मेरी ही हवेली में नक़ब लगाते फिरो। मैंने कोई चोरी नहीं की जनाब। इफ्ती ने पूरे एतमाद लहजे में कहा, ना ही कोई जुर्म किया है। मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है। इंसान को हर काम अपनी औकात के मुताबिक करना चाहिए। चौधरी ने कतरे नर्म लहजे में इफ्ती को समझाने की कोशिश की। इसे एहसास हो गया था कि मामला उसकी अकलौती लाडली बेटी का था और इफ्ती का दावा था कि सलमा भी उसे चाहती थी। इसलिए चौधरी ने फैसला किया कि घी को पहले सीधी उंगली से निकालने की कोशिश करना चाहिए। इसने मुदब्बिराना अंदाज में कहा, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, मगर इंसान को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि इसकी औकात क्या है। चौधरी साहब, मोहब्बत गिरेबानों में नहीं झांकती, दिलों में झांकती है। और जब दिल एक हो जाएं तो फिर औकात की कोई अहमियत नहीं रह जाती। वो क्या कहते हैं कि इश्क न पूछे साथ, तुम्हारी इश्क की ऐसी की तैसी। चौधरी ने गुस्सीली नज़रों से उसे घूरते हुए कहा, मैं मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगने दूंगा। अगर मखमल को कोई एतराज़ ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? वो नादान है, ना समझ है, मैं इसे समझाऊंगा और अभी तो मैं इससे भी पूछ परतीत करूंगा। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो याद रखो, मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूँगा। आप हर तरह से अपनी तस्दीक कर लें। इस वक्त ये ठंडी गर्म गुफ्तगू इन दोनों के दरमियान हो रही थी। कोई तीसरा वहाँ मौजूद नहीं था, वरना मुमकिन था कि कोई बड़ा हंगामा उठ खड़ा होता। इफ्ती पहलवान की ज़िंदगी के लाले भी पड़ सकते थे। चौधरी शहादत अली नहायत समझदार और दानव बीना शख्स था। उसका उसूल था कि जो दुश्मन गुड़ से मर जाए उसे जहर देने की हिमाकत नहीं करना चाहिए। इफ्ती जैसे उल्टी मत चौधरी की नज़र में। पहलवान से निमटने का तरीका चौधरी के शातिर ज़हन ने फ़ौरन सोच लिया था और अभी तो इसे सलमा की खबरगिरी भी करना थी, परवाह किए बगैर कि सलमा उसकी अकलौती बेटी थी। इफ्ती को पूरा भरोसा था कि सलमा राह मोहब्बत में साबित कदम रहेगी। वो वहाँ से मुतमईन चला आया। दूसरे रोज़ से इफ्ती ने हवेली जाना छोड़ दिया। बालफाज़ दीगर इस पर हवेली के दरवाजे बंद कर दिए गए। सबको इस बात पर हैरत थी, मगर हकीकत हाल से सिर्फ 3 अफराद वाकिफ़ थे, सलमा, इफ्ती और चौधरी शहादत अली। ये तीनों अल्लाह के बंदे अपनी ज़िद में इतने पक्के थे कि उन्होंने किसी चौथे को अपने राज में शरीक नहीं किया। मुलाकातों का सिलसिला बंद हुआ तो दोनों जानिब लगी हुई आग के शोले भड़कने लगे। वो दोनों अपनी अपनी जगह मजबूर थे। इनके अंदरून में दहकने वाली इश्क की आग इन्हें जलाकर खाकिस्तार कर रही थी। आज तक कोई न खुशबू को मुट्ठी में बंद कर सका है और न ही मोहब्बत का रास्ता रोक सका है।
जिस तरह पानी और हवा अपना रास्ता खुद बनाते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाते हैं, इसी तरह मोहब्बत का जज्बा भी मिलन की राहें हमवार कर ही लेता है। सलमा और इफ्ती पहलवान भी कभी कभी रात की तारीकी में और कभी शिकिर दोपहरे चोरी छुपे हवेली के अकबी बाग में मुलाकातें करने लगे। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इनकी चोरी भी पकड़ी गई। चौधरी मरातिब अली को अपनी सौतेली बहन के करतूत मालूम हुए तो वो आग बबूला हो गया। वो तो पहले ही नगीना और इसकी औलादों के लिए अपने दिल में अनाथ रखता था, फिर इफ्ती के साथ चौधरी शहादत अली का रवैया भी उसे एक आंख नहीं भाता था। मरातब अली ने शहादत अली के इल्म में लाए बगैर इफ्ती से निमटने का फैसला कर लिया। चौधरी शहादत अली अभी इफ्ती के लिए किसी मुनासिब बंदोबस्त के बारे में सोच ही रहा था कि मरातब अली ने चुप चुपाते पार कर दिया। सलमा और इफ्ती रात की तारीकी में महवे राज और न्याज थे कि मरातब अली अपने 8-10 हवारियों के साथ अकबी बाग में पहुंच गया। मरातब अली के पास पिस्तौल था और उसके साथी डांग सोटों से पूरी तरह लैस थे। चेहरों को उन्होंने मुंडासों में छुपा रखा था। चौधरी मरातब अली एक दूर उफ्तादा दरख्त की आड़ लेकर खड़ा हो गया और उसके इशारे पर दूसरे किसी बलाए नागहानी की तरह इफ्ती पहलवान पर टूट पड़े। इस गैर मुतवक्के उफ्ताद ने इफ्ती को बौखला दिया, ताहम उसने जल्दी से अपनी बौखलाहट पर काबू पा लिया और आशिकी का लिबादा फिलफौर उतार फेंका। अब वो सरतपा सिर्फ और सिर्फ एक पहलवान था और इसके मद्दे मुकाबिल हथियार बंद दुश्मन थे। फिर देखते ही देखते वो एक एक को उठाकर पटकने लगा, किसी को धोबी पाट, किसी को कैंची, किसी को उल्टी, किसी को सीधी, किसी को अंदर वाली, किसी को बाहर वाली, किसी को ठंबी, किसी को गधा। गर्ज वो बिजली किसी सूरत से एक एक पहलवानी दाव आजमा रहा था। जल्दी हमलावरों के छक्के छूट गए। इस मारामारी के दौरान में सलमा एक दरख्त के पीछे जा छुपी थी। पहले तो इसके दिल में ख्याल आया था कि वो भागकर हवेली में चली जाए, मगर फिर इसकी गैरत ने यह गवारा न किया कि महबूब को इस मुसीबत में छोड़कर राह फरार इख्तियार कर ले। वो वहीं रुककर प्यार के दुश्मनों की दुर्गत बनते हुए देखती रही। दूसरी जानिब मरातब अली को जब अपने साथियों की शक्ल साफ दिखाई देने लगी तो वो खुलकर सामने आ गया। इसका पिस्तौल वाला हाथ फसा में बुलंद हुआ और वो इफ्ती का निशाना लेने लगा। इफ्ती की पुश्त मरातब अली की जानिब थी, इसलिए वो इसे देख ना सका। वैसे भी वहाँ इस कदर तारीकी थी कि इतने फासले से इफ्ती इसे देख भी नहीं सकता था। अब इसको इत्तेफाक कहिए या कुदरत की मसलहत कि सलमा जिस दरख्त के पीछे खड़ी थी वहाँ से मरातब अली ज़्यादा दूरी पर नहीं था। वो बआसानी से और इसके पिस्तौल को देख रही थी और सेकंड के 1000वें हिस्से में उसने सौतेले भाई के इरादे को भी भांप लिया था। वो इफ्ती का नाम पुकार कर तेज़ी से इसकी जानिब दौड़ी और इससे जाकर लिपट गई। इस दौरान में मरातब अली फायर के लिए ट्राइगर दबा चुका था। गोली पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, जो इसके रास्ते में आता है वो इसी का काम तमाम कर देती है। इफ्ती की ज़िंदगी का चिराग गुल करने के लिए चलाई जाने वाली गोली ने सलमा को ठंडा ठार कर दिया। इसने इफ्ती की बाहों में झूलकर ज़िंदगी की आखिरी हिचकी ली और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। इस सूरत हाल ने इफ्ती को दुश्मनों की जानिब से गाफिल कर दिया था, जिसका इसे बड़ा भयानक खमियाजा भुगतना पड़ा। वो बेतरीके से कूटने लगे। इफ्ती पहलवान था, ताकत का तूफान था, मगर वो एक इंसान भी था। सर पर लगने वाली एक चोट ने उसे दुनिया और माफिया से बेखबर कर दिया। फिर इसकी आंख दूसरी सुबह खुली थी। चौधरी मरातिब अली के शैतानी जहन ने नहायती मौसर मंसूबा तराश लिया था। इसके जानिसार उसके इशारे अबरू पर गर्दनें कटाने को तैयार थे, इसलिए इसके मंसूबे की नाकामी का इम्कान सिफर के बराबर था। इसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इफ्ती पहलवान इसकी बहन को अगवा करके ले जा रहा था। मरातब अली और उसके मसाहिबों को इसकी खबर हो गई। उन्होंने इफ्ती का पीछा किया और अकबी बाग में इसे घेर लिया। इफ्ती ने जब महसूस किया कि वो बुरी तरह फंस चुका है और उसके लिए राह फरार नहीं है, तो उसने सलमा को गोली मारकर हलाक कर दिया और इसकी लाश को वहीं फेंक कर भाग चला। फिर मरातब अली के आदमियों ने उसे ज़्यादा दूर तक नहीं जाने दिया और घेर घार कर काबू कर लिया। दूसरे दिन इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
مراتب علی نے اپنا پستول بھی یہ کہہ کر پولیس انسپکٹر کو دے دیا تھا کہ اسی پستول سے اس کی بہن کو قتل کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس لینے کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور عدالت میں بھی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ علاوہ ازیں مراتب علی نے اس واردات کے 8-10 چشمدید گواہ بھی تیار کر لیے تھے۔ یہ وہی افراد تھے جنہوں نے افتی کے ہاتھوں خوب مار کھائی تھی۔ پورے گاؤں میں کوئی اتنی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ چودھریوں کے خلاف زبان کھولے یا افتی کے حق میں گواہی دے۔ افتی نے اپنی بے گناہی کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، خدا، رسول اور قرآن کی قسمیں بھی کھائیں، مگر عدالت ثبوت مانگتی ہے۔ جذباتی مکالموں اور قسموں واسطوں کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ صرف ایک شخصیت افتی کی بے گناہی کی گواہی دے سکتی تھی اور وہ تھی سلمیٰ، مگر اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ الغرض 2-4 پیشیوں کے بعد افتی کو 20 سال کی قید ہو گئی۔ وہ جرم بے گناہی میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ سلمیٰ اور افتی کی داستان محبت بظاہر اختتام کو پہنچ چکی تھی، مگر اس کے مابعد اثرات نے بہت سے لوگوں کی زندگی میں بھونچال پیدا کر دیا۔ نگینہ کا حال سب سے برا تھا۔ جوان بیٹی کی موت نے اس کا ذہنی توازن بگاڑ دیا تھا۔ 3 ماہ کے اندر وہ چٹپٹ ہو گئی۔ چودھری شہادت علی کی تو جان ہی نگینہ کے اندر تھی۔ اس کی جدائی نے چودھری کو ہوش و خواص سے بیگانہ کر دیا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ سلمیٰ کی موت مراتب علی کی گولی سے واقع ہوئی تھی۔ وہ افتی کو ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ افتی تو اب اس کی دسترس میں نہیں رہا تھا۔ چودھری نے اپنا سارا غصہ افتی کے بوڑھے باپ نواب الدین پر نکالا۔ چودھری نے نواب الدین کا وہ حشر کیا کہ پورا گاؤں کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ بوڑھے نواب الدین کو چودھری نے اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر پورے گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا۔ ذلت و رسوائی کا یہ انداز نواب الدین برداشت نہ کر سکا اور جب اسے کھولا گیا تو اس کے تن سے روح پرواز کر چکی تھی۔ افتی کی بوڑھی ماں کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ پہلے جوان بیٹا جیل چلا گیا، پھر سر کا سایہ بھی چھن گیا۔ خورشید بیگم اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے نہر میں کود کر خودکشی کر لی۔ کچھ عرصے بعد چودھری شہادت علی کو احساس ہوا کہ اس سے بہت بڑا ظلم سرزد ہو چکا تھا، جس کی تلافی بھی ممکن نہیں تھی۔ احساس جرم نے اسے اندر ہی اندر کچوکے لگانے شروع کر دیے۔ پھر ایک روز اس پر فالج نے حملہ کر دیا اور اس کا نچلا دھڑ بے جان ہو کر رہ گیا۔ اب وہ صرف منجی بسترے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ شہادت علی کی معذوری سے مراتب علی نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اب وہ اس گاؤں کا بڑا چودھری تھا۔ افتی اپنی سزا کاٹ کر رہا ہوا اور منظر سے غائب ہو گیا۔ اسے اپنی ماں اور باپ کے بارے میں جیل ہی میں معلوم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہی اس نے جیل میں موجود ڈاکوؤں کے ایک سردار سے میل ملاقات بڑھائی تھی اور رہائی کے بعد باقاعدہ ان کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ اب وہ کھارا ڈاکو تھا۔ کھارا اور افتی دراصل افتخار کا بگڑا ہوا نام ہیں۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر کھارا نے اپنی محبوبہ کی قبر کھول کر اس کا مردہ غائب کر دیا تھا۔ مردہ کیا، چند ہڈیاں ہوں گی جو وہ نکال کر لے گیا تھا، مگر چودھری مراتب علی کے تن بدن میں ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ 20 سال قبل جس ڈرامے کا پہلا ایکٹ چودھری مراتب علی نے پیش کیا تھا، اسی ڈرامے کے دوسرے ایکٹ کا آغاز کھارا ڈاکو نے بڑے سنسنی خیز انداز میں کیا تھا۔ چودھری مراتب علی نے مجھے وہی باتیں بتائی تھیں جو اس کی حمایت میں جاتی تھیں۔ باقی حقائق میں نے ادھر ادھر سے اکٹھا کیے تھے اور بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔ تاہم واقعات کی ترتیب کے پیش نظر میں نے ان کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ میں نے واپس تھانے آ کر کھارا کے خلاف پکی FIR کاٹ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس وقت تک میں خود بھی کھارا کی بے گناہی سے لاعلم تھا، اس لیے اس کی گرفتاری کے لیے دوسرے روز عدالت سے میں نے وارنٹی گرفتاری حاصل کر لیا اور چند ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کو میں نے کھارا ڈاکو کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے مستعد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مخبر جلال الدین کو بھی اس کا کام سمجھا دیا۔ کھارا جیسے اتھرے ڈاکوؤں کو نکیل ڈالنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ اس واقعے کے چند روز بعد کا ذکر ہے۔ میں تھانے کے پچھواڑے اپنے سرکاری کوارٹر میں آرام کر رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل مجھے بلانے چلا آیا۔ اس وقت رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ وہ سردیوں کا موسم تھا۔ سورج 5 بجے تک غروب ہو جاتا تھا، اس لیے 9 بجے آدھی رات محسوس ہوتی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر کانسٹیبل سے اس کی آمد کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، تھانے میں چودھری مراتب علی آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ ان کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی ہیں۔ کیوں؟
ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी है? वो बहुत परेशान हैं जनाब, फौरी तौर पर आपसे मिलना चाहते हैं, कांस्टेबल ने बताया। बड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं मुझे। मैंने पूछा, उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में कुछ तो बताया होगा। क्या खारा डाकू के बारे में कोई इत्तला लेकर आए हैं? हमने बहुत पूछा है जनाब, मगर इनका इसरार है कि वो आप ही से बात करेंगे। इस वक्त चौधरी की आमद ने मेरी तबीयत मुकद्दर कर दी थी। ताहम मैंने कांस्टेबल से कहा कि वो चाय, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके सर, कांस्टेबल ने मुअद्दब अंदाज में कहा और वहाँ से चला गया। मैंने अंदर आकर वर्दी पहनी और जल्दी जल्दी तैयार होकर थाने का रुख किया। मैं जब अपने कमरे में पहुंचा तो चौधरी मरातिब अली बड़ी बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं अभी अपनी कुर्सी पर पूरी तरह बैठ भी नहीं पाया था कि वो बोल उठा। इसके साथ आने वाले बंदे एक जानिब खड़े थे। मलिक साहब, अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मुझे इसका लहजा नागवार गुजरा, ताहम मैंने दरगुजर से काम लेते हुए पूछा, ऐसी क्या आफत आन पड़ी है? चौधरी साहब, क्या खारा ने आपकी हवेली पर हमला कर दिया है? वो मेरे लहजे के तंज पर बल खाकर रह गया। फिर बोला, वो हमारी हवेली की जानिब आंख उठाकर देखता तो हम इसकी आंखें निकाल देते, मगर वो बुज़दिलों की तरह छुपकर पार कर रहा है। वो गुस्से को जब्त करते हुए बोला, खारा ने मेरे छोटे भाई सिकंदर अली को अगवा कर लिया है। ये कब की बात है? मैं सीधा होकर बैठ गया। आधा घंटा भर पहले, चौधरी ने जवाब दिया। कोई 8:30 बजे जनाब। ये वाक़या कहाँ पेश आया है? पिंड से बाहर जाने वाले रास्ते पर, चौधरी ने बताया। वो रास्ता जो जंगल के पास से गुजरता है। चौधरी सिकंदर अली इस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? वो साथ वाले पिंड गया हुआ था, चौधरी ने जवाब दिया। वापसी में देर हो गई और ये वाक़या पेश आ गया। मैंने पूछा, क्या आपने अपनी आंखों से खारा डाकू को देखा था? मेरा मतलब है कि जब ये सानिहा पेश आया, आप उस वक्त सिकंदर अली के साथ थे? मैं उसके साथ होता तो वो बदबख्त इतनी जुर्रत नहीं कर सकता था। चौधरी ने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए कहा, इसी बात का तो अफसोस है कि मैं उसके पास नहीं था। तो क्या वो अकेले ही थे? नहीं, वो अकेला नहीं गया था, चौधरी ने बताया। मैंने हवेली का एक मुलाजिम शौका भी उसके साथ भेजा था। मेरे जहन में एक शक ने सर उभारा। मैंने पूछा, शौका इस वक्त कहाँ है? वो इधर हवेली में ही है, चौधरी ने जवाब दिया। वो इधर क्या कर रहा है? बयान देने थाने क्यों नहीं आया? उसकी हालत ऐसी नहीं है कि थाने आ सकता, चौधरी ने बताया। खारा और उसके साथियों ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया है। इसने सिकंदर अली के अगवा को नाकाम बनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो पूरे जत्थे के साथ आया था। एक शौका कहाँ तक मज़ाहमत कर सकता था? चौधरी सिकंदर अली साथ वाले पिंड क्या करने गया था? 100 काम होते हैं जनाब, चौधरी ने सख्त लहजे में कहा। मैंने आज सुबह खुद उसे भेजा था। इस पिंड की कुछ ज़मीन हम खरीदना चाहते हैं। इसी सिलसिले में इस पिंड के चौधरी फजल इलाही से कुछ बात करने गया था, मगर वापसी में देर हो गई। चौधरी के हर बदलते हुए तासुरात को देखकर मैं शीशोपंज में मुब्तला हो गया। मैं अभी तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं कर पाया था। कभी मुझे यूँ महसूस होता था जैसे चौधरी अपने भाई के अगवा पर बेहद रंजीदा हो, और कभी लगता था जैसे वो महज खानापुरी के लिए अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने आ गया है। दर हकीकत इसे भाई से ज़र्रा बराबर भी हमदर्दी नहीं है। मुझे ये बात मालूम हो चुकी थी कि सिकंदर अली चौधरी मरातिब अली का सौतेला भाई था, और मैं ये भी जानता था कि मरातिब अली सिकंदर अली, सलमा और नगीना से शदीद नफरत भी करता था। पहले सलमा की कब्र की बेहुरमती की गई और अब सिकंदर अली अगवा हो गया था। दोनों वाक़यात में खारा डाकू को मूरदे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे चौधरी का सारा जोश व खरोश और परेशानी मसनूई सी लगती थी। मैंने पूछा, चौधरी सिकंदर अली पहले भी कभी इतनी ताख़ीर से वापस आया था? उसने एक लम्हे को तामुल किया और फिर बोला, ये कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। ऐसा तो होता ही रहता है, मगर इस किस्म का वाक़या पहले कभी पेश नहीं आया। सिकंदर अली को मैंने ख़ास तौर पर ताकीद भी की थी कि शाम ढलने से पहले वापस आ जाए, मगर किस्मत बुरी थी कि देर हो गई। मैंने अचानक सवाल किया, चौधरी साहब, क्या ये बात अजीब सी नहीं लगती कि पहले खारा ने सलमा की कब्र को तोड़ फोड़ डाला, फिर सिकंदर अली को अगवा कर लिया? इसमें कौन सी अजीब बात है? उसने उल्टा सवाल कर दिया। या तो वो मेरे सवाल की गहराई को समझ नहीं पाया था, या फिर समझकर भी ना समझ बन रहा था। मैंने कहा, देखें ना, इससे तो यही बात ज़ाहिर होती है कि इसे सलमा और सिकंदर अली से कोई खुसूसी दुश्मनी थी, वरना वो किसी और पर भी वार कर सकता था।
आपका मतलब क्या है थानेदार साहब? मैंने इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। सलमा और सिकंदर अली सगे बहन भाई थे और मेरी मालूमात के मुताबिक वो मेरी बात काटते हुए बोला, आपने क्या सगे और सौतेले की बहस शुरू कर दी है? मलिक साहब, हमारी माएँ अलग अलग थीं तो क्या हुआ, बाप तो एक है ना। अब्बा जी ने हमें कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हम दो मुख्तलिफ माओं की औलादें हैं और न ही कभी सलमा और सिकंदर अली को मुझसे कोई शिकायत रही है। आप असल मामले को नज़रअंदाज करके खामखा के मसाइल में उलझ रहे हैं। मैं असल मामले तक पहुंचने की ही कोशिश कर रहा हूं चौधरी साहब। मेरे सुमाइनी जुमले पर चौंक कर उसने मेरी जानिब देखा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अपने अंदरूनी जज्बात को चेहरे तक पहुंचने से रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा हो। मैंने उसके बोलने से पहले ही कहा, साहब, मैं खारा के खिलाफ चौधरी सिकंदर अली के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करने से पहले आपके मुलाजिम शौका का बयान लेना चाहता हूँ। आप इसे कब थाने ला रहे हैं? बयान शयान भी होता रहेगा मलिक साहब, आप पहले रिपोर्ट तो दर्ज करें। चौधरी ने कहा, शौका की हालत खासी ख़राब है, इसे रात आराम करने दें, मैं सुबह से आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। तो रिपोर्ट भी फिर सुबह ही दर्ज होगी। ये आप अच्छा नहीं कर रहे मलिक साहब। उसके नर्म लहजे में पोशीदा धमकी को मैंने फ़ौरन महसूस कर लिया। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, चौधरी साहब, थानेदार आप हैं या मैं? वो मेरा सवाल सुनकर गड़बड़ा गया। जाहिर है थानेदार तो आप ही हैं, मैं भला कैसे हो सकता हूँ? जिस तरह आप थानेदार नहीं हो सकते, इसी तरह मैं चौधरी नहीं हो सकता। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेहतर है कि आप जाकर अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। आप तो नाराज़ हो गए मलिक साहब, वो कतरे नर्म लहजे में बोला। आप कहते हैं तो ठीक है, रिपोर्ट सुबह दर्ज कर लें, मगर इस खबीस डाकू को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए भी तो कुछ करें। आपकी तरफ से तो कोई पेशरफ्त हुई ही नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्द ही खारा गिरफ्तार हो जाएगा, मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा। चौधरी थोड़ी देर बाद वहाँ से रुखसत हो गया। इसकी नावक्त आमद ने मेरा मूड ख़राब कर दिया था। इसके लहजे की फिरौनियत से मेरा खून खोल उठा था। चौधरी टाइप के लोगों में ये बात मुश्तरक होती है कि वो पुलिस वालों को अपना साथी मुलाजिम समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ पुलिस वाले वाकई इन लोगों के इशारों पर नाचते हैं, मगर मैं, खुदा का शुक्र है कि इन पुलिस वालों में शामिल नहीं था। मैंने हमेशा अपने अल्लाह पर भरोसा किया था और सालिम के खिलाफ मजलूम का साथ दिया था और मेरे अल्लाह ने हर महाज पर मेरी लाज रखी थी। चौधरी मरातब अली के जाने के बाद मैं अपने क्वार्टर में आ गया और खारा के बारे में सोचने लगा। कब्र वाले वाक़ये के बाद चौधरी सिकंदर अली का अगवा गैर मामूली वाक़या था। खारा इतनी दीदा दिलेरी से वारदातें कर रहा था, ये मेरे लिए तशवीश की बात थी। अभी तक मुझे खारा का सुराग लगाने में कोई कामयाबी नहीं हुई थी। मैं खारा के बारे ही में सोचते सोचते सो गया। दूसरे रोज़ मैं थाने पहुंचा ही था कि चौधरी मुश्ताक दो अफराद के साथ एक धमाका खेज इतला लेकर आ गया। मलिक साहब, गज़ब हो गया, उसने हाँफते हुए कहा, चाचा जी को कत्ल कर दिया गया है। क्या? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। कौन चाचा जी? उसने चढ़ी हुई सांसों के दरमियान बताया, चाचा सिकंदर अली जनाब, इनकी लाश उधर खो के पास पड़ी है। मैंने पूछा, रात तो चौधरी साहब इसके अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। हाँ जी, पहले इस खंजीर ने चाचा जी को अगवा किया, फिर मारकर उधर डाल दिया है। वो दांत कचकचा कर बोला, अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आकर वार करे, टांगे न चीर दूँ तो मेरा नाम भी चौधरी मुश्ताक नहीं। वो जज्बात में और भी जाने क्या क्या बोलता रहा। मैंने पूछा, चौधरी साहब कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? अब्बा जी चाचा की लाश के पास ही हैं, मुश्ताक ने जवाब दिया। पूरा पिंड वहाँ खूह के नज़दीक जमा है। फिर तो शौका भी वहीं होगा। ठीक है, तुम ज़रा बाहर जाकर बरामदे में बैठो, मैंने मुश्ताक से कहा, अभी चलते हैं तुम्हारे साथ। इसके बाद मैंने एएसआई अमीर खान और दो कांस्टेबलों को तैयारी का हुक्म दिया। कुछ ही देर के बाद हम थाने से रवाना हो रहे थे। जाए वकुआ पर पहुंचकर मैंने सबसे पहले लाश का मुआयना किया। हमें देखकर गांव के लोग ज़रा पीछे हट गए थे। ताहम चौधरी मरातब अली और उसका बेटा मुश्ताक मेरे नज़दीक ही खड़े थे। मकतूल सिकंदर अली की लाश को सफ़ेद चादर से ढांक दिया गया था।
میں نے لاش پر سے چادر ہٹا کر اس کا جائزہ لیا۔ مقتول کی عمر کا اندازہ میں نے پہلی نظر میں 30 سال کے لگ بھگ لگایا، جو بعد میں درست ثابت ہوا۔ مقتول نے اعلیٰ درجے کا کھدر پہن رکھا تھا۔ کرتے کے اوپر گرم باسکٹ تھی، پاؤں میں تلے دار دیسی چپل تھی اور سر پر کرا کلی ٹوپی تھی۔ ٹوپی کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ پاؤں میں چپل کا موجود ہونا تو سمجھ میں آتا تھا کہ چپل کے بند بندھے ہوئے تھے، مگر اغوا اور قتل جیسی کارروائی کے دوران میں جس قسم کی صورتحال پیش آتی ہے، اس کے پیش نظر ٹوپی کا سر پر جمے رہنا ناممکنات میں سے تھا۔ تاہم اس وقت میں نے اس خیال کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی اور بغور لاش کا جائزہ لینے لگا۔ مقتول کی موت سر میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی تھی، جو عین پیشانی سے داخل ہو کر سر کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی تھی۔ زخم کی حالت سے میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ فائر بہت نزدیک سے کیا گیا تھا۔ میں نے مقتول کے آس پاس زمین کا بھی جائزہ لیا۔ یہ عام کھیت تھے، وہاں مجھے کسی قسم کے خون کے نشانات نظر نہیں آئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل نے قتل کہیں اور کیا تھا اور بعد میں لاش وہاں پھینک دی تھی۔ میں نے مقتول کی جامہ تلاشی بھی لی۔ باسکٹ کی مختلف جیبوں میں سے استعمال کی چند اشیاء برآمد ہوئیں، مثلاً کنگھا، قلم، عطر کی شیشی اور ایک ریشمی رومال۔ اس کے علاوہ چند کاغذات بھی تھے، جن پر مختلف قسم کے حسابات درج تھے۔ باسکٹ کی اوپری جیب سے جو کاغذ برآمد ہوا، اسے پڑھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ طے کیا ہوا ایک پرچہ تھا، جس پر نہایت ہی مختصر تحریر میں ایک پیغام درج تھا۔ میں نے کاغذ کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا: ایک کے بعد ایک کی باری آئے گی، اپنی باری کا انتظار کریں، کھارا۔ چودھری مراتب علی اس وقت میرے پہلو ہی میں کھڑا تھا اور میرے ساتھ ساتھ وہ بھی یہ مختصر تحریر پڑھ چکا تھا۔ فوراً بول اٹھا: دیکھا ملک صاحب، یہ کارروائی اسی بدبخت کی ہے، مگر رات آپ نے میری ایک بات بھی نہ سنی۔ اگر آپ اس وقت رپورٹ درج... معاف کرنا چودھری صاحب، میں نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی کہا، اگر مقتول کے اغوا کی رپورٹ رات درج ہو جاتی تو کون سا فرق پڑ جاتا؟ سکندر علی اغوا ہو چکا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے بھی اسے اغوا کیا تھا، اس نے قتل کرنے کے بعد مقتول کو یہاں پھینکا ہے۔ قتل کی یہ واردات یہاں کھیتوں میں نہیں کی گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب صاف ظاہر ہے، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اگر سکندر علی کو یہیں پر قتل کیا جاتا تو آس پاس کچھ خون بھی تو پایا جاتا۔ لاش جہاں سے ملی ہے وہاں کی زمین خشک ہے، یعنی اگر خون یہاں گرا ہوتا تو نظر آ جاتا۔ مراتب علی نے سکندر علی کی لاش کے ارد گرد نظریں دوڑانے کے بعد کہا، بات تو آپ کی ٹھیک ہی ہے، مگر آپ کا قانون ایک ڈاکو کے سامنے اتنا مجبور ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتا پھر رہا ہے۔ چودھری صاحب، قانون نہ تو مجرم ہے اور نہ ہی بے بس۔ میں نے کہا، جب مدعی ہی سستی دکھانے لگیں تو قانون کیا پیش رفت کرے گا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے ابھی تک شوقی کا بیان نہیں دلوایا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، رات اس سے پوچھ گچھ ہو جاتی تو ممکن تھا ہم اغوا کنندگان کا کوئی سراغ لگا لیتے اور یہ اندھوناک واقعہ پیش نہ آتا۔ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو کھارا کی گرفتاری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے دلچسپی نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ چودھری نے عجیب سے لہجے میں کہا، اگر آپ کو دلچسپی ہوتی تو قانون سے تعاون کرتے، قانون کی راہ میں روڑے نہ اٹکاتے، مگر اب معاملہ دوسرا ہو چکا ہے۔ میرے علاقے میں ایک شخص کا قتل ہو چکا ہے، جس کی جیب سے قاتل کا پیغام بھی برآمد ہوا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی اس علاقے میں اور بھی وارداتیں متوقع ہیں۔ چودھری نے کہا، آپ جس طرح چاہیں تفتیش کریں، میں بھلا آپ کے راستے میں کیوں رکاوٹ بنوں گا؟ مجھے خوشی ہوگی جب آپ میرے بھائی کے قاتل کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، اب مجرم زیادہ عرصے آزاد نہیں رہ سکے گا۔ اس کے بعد میں نے مقتول کی جامہ تلاشی سے حاصل ہونے والی اشیاء کی ایک فہرست مرتب کر کے چودھری مراتب علی کو دے دی اور تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ چودھری نے کھارا کے رکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس کا کیا کریں گے جناب؟ یہ واحد سراغ ہے جو ابھی تک کھارا ڈاکو نے چھوڑا ہے، یہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس نے تو ہم سب کو دھمکی دی ہے۔ ہاں، اس پیغام سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے کہا، مگر آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی حفاظت کے لیے انتظام کر دوں گا۔ چودھری کے بجائے اس کے جوشیلے بیٹے نے سینہ تان کر کہا، ملک صاحب، آپ یہ مہربانی رہنے دیں، ہم اپنی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ کسی مائی کے لال کی اتنی ہمت نہیں ہے جو ہماری حویلی کی جانب آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔
मैंने चौधरी मरातिब अली की जानिब देखते हुए तंजिया लहजे में कहा, सुन रहे हैं चौधरी साहब अपने फर्जंदे अर्जुमंद की बातें? तुम चुप रहो मुश्ताक। चौधरी ने इसे घूरा। मलिक साहब ठीक ही कह रहे हैं। वो कुछ बोलना चाहता था मगर चौधरी ने उसे डांट दिया। तुम हवेली में जाओ और अपनी चाची का ख्याल रखो। इस बेचारी का तो सुहाग ही उजड़ गया है। कोई बाल बच्चा भी नहीं है जिसके सहारे जिंदगी गुजारेगी। चौधरी सिकंदर अली की शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका था मगर अभी तक इनके घर में औलाद जैसी नेमत ने कदम नहीं रखा था। मैंने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए शहर के अस्पताल भिजवा दिया और मौके के गवाहों के बयानात लेने के लिए चौधरी मरातब अली की जानिब मुड़ा। दोनों कांस्टेबल लाश के साथ ही अस्पताल चले गए थे। ताहम एएसआई अमीर खान मेरे साथ ही था। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने चौधरी से इस्तफसार किया। इसहाक पहलवान ने देखा था। वो उधर अखाड़े में जोर करने आता है, खूह के इस तरफ। चौधरी ने एक जानिब इशारा करते हुए बताया। अखाड़े की जानिब वाला रास्ता खूह के पास से गुजरता है, इसलिए उसे लाश नजर आ गई। सलमा की मौत के बाद हवेली के बाग वाले अखाड़े को बाहर खेतों में खूह के नज़दीक मुंतकिल कर दिया गया था। अब गांव के तमाम शौकीन नौजवान वहीं जोर करने जाते थे। यह अजीब इत्तेफाक था कि सलमा की मौत भी अखाड़े के नज़दीक ही वाक़ हुई थी और सिकंदर अली की लाश भी एक अखाड़े के करीब ही पड़ी हुई मिली थी। मैंने चौधरी से पूछा कि इसहाक पहलवान इस वक्त कहाँ है? क्या वो मौके पर मौजूद है? चौधरी ने जवाब दिया कि वो कहीं नजर नहीं आ रहा, शायद अपने घर में हो। इसका घर किधर है? वो कतरे लजाजत से बोला, मलिक साहब। मैंने कहा, ये बताएं कि इधर हवेली में शोका भी तो मौजूद होगा ना? बिल्कुल मौजूद है जनाब, चौधरी ने कहा, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप शोके का बयान भी तो लेना चाहते थे। मुझे शौके से तो बयान लेना ही था। हवेली जाने का मेरा एक और मकसद भी था। मैं मकतूल सिकंदर अली की बेवा इफ़त से भी बातचीत करना चाहता था और बड़े चौधरी साहब शहादत अली से भी मुलाकात ज़रूरी हो गई थी। मैं पहले भी हवेली में एक मरतबा आ चुका था, ताहम इस वक्त मेरी सिर्फ चौधरी मरातिब अली ही से गुफ्तगू हुई थी। हम हवेली में पहुँचे तो दिन के 12 बज चुके थे। चौधरी ने हमें बैठक में बिठाने के बाद कहा, आप आराम करें मलिक साहब, मैं ज़रा खाने के इंतज़ाम का जायज़ा लेकर आता हूँ। चौधरी के मुतज़ाद रवैये से मैं बार बार उलझन का शिकार हो जाता था। इस वक्त वो इतने इत्मीनान से खाने पीने का जिक्र कर रहा था कि लगता ही नहीं था कि इसका छोटा भाई कत्ल हो गया था। मैयत वाले घर में खाना अच्छा नहीं लगता चौधरी साहब, आप जल्दी से इसहाक पहलवान को बुला लें। और हाँ, जब तक मैं मकतूल सिकंदर अली की बीवी से मिल लेता हूँ, इसका बयान भी ज़रूरी है। इफ़त का बयान क्यों ज़रूरी है? उसकी पेशानी पर उलझन की लकीरें नमूदार हुईं। वो कोई मौके पर मौजूद थोड़ी थी। मैंने मसालिहत आमेज़ लहजे में कहा, आप तो खामख़ा परेशान हो गए चौधरी साहब। बयान लेने से आप कोई ऐसा वैसा सख्त मतलब ना निकालें। मैं तो बस इफ़त से चंद बातें करना चाहता हूँ। आप समझ लें कि मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर मुझे इत्मीनान की झलक नजर आई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपकी मुलाकात का इंतज़ाम करता हूँ। वो जाने लगा तो मैंने याद दहानी के तौर पर कहा, और इसहाक पहलवान की तरफ भी कोई बंदा भेज दें। वो अच्छा जी कहकर बैठक से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर के बाद एक मुलाजमा बालाई वाले दूध के 2 गिलास मेज़ पर रख गई। मलिक साहब, ये चौधरी बड़ा डोंगा आदमी लगता है, एएसआई अमीर खान ने कहा। वो कैसे भाई? मैंने दूध का गिलास उठाते हुए कहा। मेरी तकलीद में अमीर खान ने भी अपने हिस्से का गिलास उठा लिया। आपने इसकी बातों पर गौर नहीं किया, अमीर खान ने कहा। कभी आपको रौब दिखाने लगता है और कभी पूरी तरह ताउन पर आमादा नजर आता है। मैंने कहा, हाँ ये बात तो है। फिर मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है जनाब, वो पुरस्कार अंदाज में बोला। ओए, कैसी गड़बड़ अमीर खान? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जनाब, वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला। मुझे इस हवेली से किसी साजिश की बू आ रही है। मैंने चौंक कर अमीर खान की जानिब देखा। मेरी तरह वो भी चौधरी के पल पल बदलते रवैये को महसूस कर रहा था। ये बात मुझे भी अजीब सी लगती थी, ताहम अभी तक मैं कोई वाज़ेह अंदाज़ा नहीं लगा सका था कि खराबी कहाँ पर वाक़े है। बस फ़र्क ये था कि अमीर खान ने अपने शक का इजहार कर दिया था और मैं किसी नतीजे पर पहुँचे बगैर कोई राय कायम नहीं करना चाहता था। क्या आपने भी ये बात महसूस की है? मुझे खामोश पाकर अमीर खान ने पूछा। मैंने जवाब देने का इरादा किया ही था
कि चौधरी मरातिब अली बैठक में दाखिल हुआ। आए मलिक साहब, मैंने जनान खाने में पर्दा करवा दिया है। आप एक कमरे में इफ़त से जो पूछना चाहें पूछ लें, पर इसके सदमे का ख्याल रखें। कोई ऐसी वैसी बात फिक्र ही ना करें चौधरी साहब, मैंने उठते हुए कहा। मुझे इस पर टूटने वाले गम के पहाड़ का पूरा एहसास है। मैं चौधरी के पीछे चलते हुए एक कमरे में आया। रास्ते में इसने बताया कि वो इसहाक को बुलाने के लिए आदमी रवाना कर चुका है। कमरे के अंदर पहुंचकर मैंने कहा, मैं ज़रा तन्हाई में बात करूंगा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। नहीं नहीं, वो जल्दी से बोला। ठीक है, आप तसल्ली से बात करें, मैं बाहर चला जाता हूँ। वो बाहर निकल गया तो मैंने दरवाज़ा खुला ही रहने दिया। फिर इफ़त की जानिब मुतवज्जा हुआ। इफ़त की उम्र लगभग 27 साल थी, मगर इस सदमाए जाँकां ने उसे 40 साल से भी ज़्यादा का बना दिया था। इसकी हालत देखकर मैं अंदर से लरज़ उठा। काफ़ी देर तक तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं इससे क्या पूछूं। फिर आखिर हिम्मत कर ही ली। मैंने बोझल आवाज़ में कहा, मुझे आज के वाक़ये का दिली अफसोस है। मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद मैंने कहा, मैं आपके शौहर को तो वापस नहीं ला सकता, मगर मेरा ये वादा है कि इसके कातिल को ज़रूर कैफ़र किरदार तक पहुँचाऊँगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। मैंने कहा, लेकिन कातिल की गर्दन तक पहुँचने के लिए आपको मुझसे ताउन करना होगा। उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा। उसके होंठ फड़फड़ाकर रह गए। मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा, आप मुझसे ताउन करेंगी ना? मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने गमज़दा लहजे में जवाब दिया, और वीरान आँखों में उसके गम के दुख के गहरे बादल छाए हुए थे। मैंने पूछा, आपके ख्याल में आपके शौहर को किसने कत्ल किया है? खारा डाकू के सिवा और कौन हो सकता है? क्या आपको यकीन है? वो बेचारगी से बोली, सलमा की कब्र को भी इसी ने खोला था, और सिकंदर अली। इसकी आंखें छलक पड़ी। वो दुपट्टे के पल्लू से आंसुओं के समंदर को समेटने की कोशिश करने लगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे सवालात से आपके सदमे में इजाफा हो रहा है, मैंने उसके जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करते हुए कहा, मगर मैं कानून के तकाज़ों के सामने मजबूर हूँ। सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं। वो दर्द में डूबी हुई आवाज़ में बोली, अब्बा जी, चौधरी शहादत अली को अपना होश नहीं है। इनके लिए कुछ होना न होना बराबर है। चौधरी मरातब अली की अपनी ज़िंदगी है, अपनी मजबूरियाँ हैं। वो मेरे दुख को क्या समझेंगे? शौहर तो मेरा कत्ल हुआ है, मांग तो मेरी उजड़ी है। इस हवेली में वही तो मेरा पहला और आखिरी सहारा था, अब वो भी नहीं रहा। अब्बा जी मेरा क्या दिफा करेंगे? वो तो खुद चौधरी मरातिब अली के टुकड़ों के मोहताज हैं। इनकी अपनी मजबूरियां हैं। अब आप अपनी कानूनी मजबूरियां बताने मेरे पास चले आए हैं। इफ़त की बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि चौधरी मरातिब अली का अपने बाप और भाई भावा से कोई अच्छा सलूक नहीं था। जज्बात में अदा किए हुए चंद जुमलों से मैंने बहुत सी काम की बातें अखज़ कर ली थीं। मैंने नहायती नर्म लहजे में कहा, बीबी, मैं तहे दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारे शौहर के कातिल को करारे वाकई सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। कातिल गिरफ्तार होगा तो कानून के तकाजे पूरे कर सकेंगे ना? उसने खला में देखते हुए कहा। मैंने कहा, पुलिस वालों के पास गैब का इल्म तो होता नहीं कि इन्हें पता चल जाए कि फ़लाँ शख्स मुजरिम है और वह इस वक्त फ़लाँ जगह पर पाया जाएगा। पुलिस वाले अपनी तफ्तीश लोगों से हासिल शुदा मालूमात की रोशनी में ही आगे बढ़ाते हैं। अगर पुलिस वालों से ताउन ना किया जाए तो। वो मेरी बात काट कर बोली, मेरे शौहर का कातिल कोई गुमनाम शख्स नहीं है कि इसे ढूंढने के लिए किसी गायब दां की ज़रूरत पेश आए। हर शख्स जानता है कि खारा डाकू ही ये सारी वारदातें करता फिर रहा है। ये तो हवेली वालों का ख्याल है, आप इस बारे में क्या कहती हैं? मैं भी तो हवेली में ही रहती हूँ। यानी आप भी खारा ही को मुजरिम समझती हैं? वो उकताहट आमेज़ लहजे में बोली, मेरे समझने या ना समझने से क्या फ़र्क पड़ता है? इस हवेली में वही कुछ होता आया है जो चौधरी मरातिब अली चाहता है। चौधरी साहब का सलूक आपके साथ अच्छा नहीं है, मैंने हमदर्दाना लहजे में पूछा। उसने हिरासा नज़रों से खुले हुए दरवाजे की तरफ देखा, फिर फिक्रमंद लहजे में बोली, आप ऐसी बातें न करें थानेदार साहब। चौधरी मरातिब अली ने सुन लिया तो गज़ब हो जाएगा, और अब आप जाएं यहाँ से। अब इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं रही थी कि इफ़त चौधरी मरातिब अली से बुरी तरह खौफज़दा थी। मैंने इसका खौफ दूर करने की खातिर तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
चौधरी को किसी बात का पता नहीं चल सकेगा। आप बेफिक्र होकर मुझे चौधरी के बारे में बताएं। इसकी आंखों में खौफ और गम की घटाएं उमड़ आईं। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो चौधरी के खिलाफ जबान खोलने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। मैंने मौजू का रुख बदलते हुए पूछा, ये शौकत किस किस्म का बंदा है? उसके चेहरे पर नागवारी का तासुर पैदा हुआ। एक लम्हे को रुक कर बोली, मुझे नफरत है इसकी शक्ल से, ज़रा अच्छा नहीं लगता वो मुझे। इस नापसंदीदगी की वजह? वो चौधरी मरातब अली का मुंह चढ़ा है, नौकर होकर खुद को इस हवेली का एक फर्द समझता है। मैंने कुरेदने की खातिर दानिशा कहा, हवेली में रहने वाले हर शख्स हवेली का फर्द ही तो कहलाएगा। आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे थानेदार साहब। वो जुज़बुज़ होकर बोली, शौका इस ठाट बाट से रहता है जैसे इस हवेली का चौधरी वही हो। अच्छा तो ये बात है, मैंने सर को इस्बात में हिलाते हुए कहा। फिर तो वो बड़ा ख़तरनाक आदमी है। इफ़त चौधरी मरातब अली और शौका के बारे में जो इंकिशाफ़ात कर रही थी वो मेरी तफ्तीश में खासे मददगार साबित हो सकते थे। मैंने जब शौका को ख़तरनाक आदमी करार दिया तो इस पर इफ़त ने कोई तबसरा नहीं किया। मैंने इस्तफसार किया, मुझे पता चला है कि कल शौका भी सिकंदर अली के साथ ही चौधरी फजल इलाही से मिलने गया था और वापसी में इन्हें देर हो गई थी। आपने ठीक सुना है, इफ़त ने जवाब दिया। मैंने चौधरी साहब को मना भी किया था कि इस मनुष्य को साथ ना लेकर जाएं, मगर वो मेरी एक न माने और आखिर वो होकर रहा जिसकी मुझे फिक्र थी। गोया आपको पहले ही खदशा था कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। शौकत जैसे नहुसज़दा शख्स का साथ हो तो कुछ भी हो सकता है। मैंने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से सवाल किया, सिकंदर अली चौधरी फजल इलाही से किस सिलसिले में मिलने गए थे? चौधरी फजल इलाही ने इन्हें रकम के लिए बुलाया था। कैसी रकम? सिकंदर अली ने इन्हें कुछ रकम उधार दे रखी थी, वही वापस करना थी इन्हें। कितनी रकम थी? 10,000 रुपये। इस ज़माने के 10,000 आजकल के 5 लाख से ऊपर ही बनते हैं। ये वो ज़माना था जब उम्दा किस्म की गंदुम 5 रुपये फी मन दस्तयाब होती थी। इस वक्त लालपुर से लाहौर का किराया 1 या 1.5 रुपया था। सिनेमा की गैलरी का टिकट 8 आने का हुआ करता था। इस ज़माने में 10,000 रुपये अच्छी खासी रकम थी। मैंने इफ़त की जानिब देखते हुए पूछा, क्या चौधरी मरातब अली को पता था कि सिकंदर अली इतनी बड़ी रकम लेने जा रहा था? इसी ने तो भेजा था। इफ़त के जवाब ने मुझे चौंका दिया। मैंने कहा, मगर चौधरी मरातब अली ने तो मुझे रकम के बारे में नहीं बताया। मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? बाहर चौधरी मरातब अली के खांसने की आवाज़ आई। फिर वो बोला, मलिक साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? थानेदार साहब आप चौधरी को कुछ नहीं बताइएगा, इफ़त ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। आप फिक्र ही ना करें, मैंने इसे कहा, और आप भी इस गुफ्तगू का जिक्र चौधरी से नहीं करेंगी। फिर मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, मैं आ रहा हूँ चौधरी साहब। मैं कमरे से बाहर निकला तो चौधरी ने कहा, कुछ ज़्यादा ही लंबी बातें नहीं हो गईं? उधर बैठक में बैठे हम इंतज़ार में सूख रहे हैं। मैंने इसकी बात का जवाब देने के बजाय पूछा, क्या इसहाक पहलवान आ गया है? इसहाक भी आ गया है और शौका भी उधर ही बैठा है, चौधरी ने बताया। फिर कहा, लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई से पहले आपको खाना खाना पड़ेगा। ये मेरे लिए डूब मरने का मकाम है कि आप मेरे करीब खाने पर आए हैं और अभी तक मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सका। आप खामखा तकल्लुफ़ न करें चौधरी साहब, खाना आप पर उधार रहा, फिर कभी खा लेंगे, पहले कानूनी काम ज़रूरी है। हम बातें करते हुए हवेली के बसी और इस सहन से गुजरे तो एक जानिब दीवार के साथ मैंने एक ज़ईफ़ शख्स को एक पलंग पर धूप सेंकते हुए देखा। शायद पहले मेरी इस पर नज़र नहीं पड़ी थी। मेरे कदम खुद ब खुद पलंग नशीन की जानिब बढ़ गए। चौधरी ने कहा, ये अब्बा जी हैं, चौधरी शहादत अली। मैं पहले ही समझ गया था, इसीलिए इस तरफ बढ़ा था। मैं पलंग के नज़दीक पहुंचा तो चौधरी शहादत अली ने मुझे देखते ही कहा, थानेदार साहब, सुना है कि आप बहुत कड़क हैं, कोई मुजरिम आपकी उकाबी नज़रों से बच नहीं सकता, मगर लगता है कि आपके बारे में जो कुछ सुना था वो सब किस्से कहानियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। बड़े चौधरी ने गुफ्तगू का आगाज़ जिस अंदाज से किया था वो मेरे लिए ताज्जुब खेज़ था। मरातब अली ने मुझसे कहा, मलिक साहब आप अब्बा जी की बातों का बुरा न मनाएं, ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं। अब तो कहते रहने के काबिल ही रह गया हूँ पुत्र मरातब अली, उसने सर को ऊपर नीचे जुम्बिश देते हुए कहा, अगर कुछ करने के काबिल होता तो ये दिन देखना ना पड़ता। आए आए मलिक साहब,
चौधरी ने बैठक की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा, जाएं जाएं, मेरे बछड़े के कातिल को तलाश करें। आपको हुकूमत इसी बात की तनख्वाह देती है, बेगुनाहों को पकड़ने और मुजरिमों को छोड़ने की। शहादत अली के तंज़िया जुमले ने मेरे कदमों में जंजीर डाल दी। मैंने तपते हुए लहजे में कहा, बुजुर्गों, आपने मेरे बारे में गलत अंदाज़ा लगाया है। मैं थानेदार हूँ, ज़रा दूसरी किस्म का। मैंने हमेशा बेकसूरों का साथ दिया है और मुजरिमों को नत्थ डाली है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके बेटे का कातिल अपने किए की सज़ा खुद भुगतेगा और बड़ी अच्छी तरह भुगतेगा। कातिल आसमानों से नहीं उतरते पुत्र थानेदार, शहादत अली ने मुतब्बिराना अंदाज में कहा। दाएं बाएं गहरी नज़र रखना पड़ती है। मैंने कहा कि आप फिक्र मत करें, मेरी दाएं बाएं ही नहीं, ऊपर नीचे और आगे पीछे भी बड़ी गहरी नज़र है। अल्लाह तुम्हें ज़रूर कामयाब करेगा। बस अब्बा जी, अब आप आराम करें। हकीम साहब ने आपको ज़्यादा बोलने से मना कर रखा है, चौधरी मरातिब अली ने उकताए हुए लहजे में कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोला, चले मलिक साहब। फिर सरगोशियाना लहजे में कहा, अब्बा जी का दिमाग ख़राब हो चुका है, ऐसे ही ओल पोल पकते रहते हैं। मेरा पुत्र बड़ा ज़िद्दी है थानेदार साहब, शहादत अली ने तंज का एक और तीर बरसाया। ये जिस बात का तहैया कर ले वो पूरी करके छोड़ता है, आपको यहाँ से लेकर ही जाएगा। मैं जानता हूँ ये अपनी जिद से बाज आने वाला नहीं है, ये अपनी मनमानी ज़रूर करता है, ज़रूर करेगा ये अपनी मनमानी, कोई इसे नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं। शहादत अली बज़ाहिर मकबूतुल हवास नज़र आता था, मगर बातें बड़ी रमज़िया कर रहा था। मैं इसकी इशारियाती बातों पर गौर करते हुए बैठक में आ गया। मेरी कोशिश तो यही थी कि जल्द से जल्द बयानात कलमबंद करके थाने लौट आऊं, मगर मरातिब अली ने इसरार करके खाना खिला ही दिया। शहादत अली ने ठीक ही कहा था, वो वाकई ज़िद का पक्का था। खाने के दौरान में मुझे मालूम हुआ कि चौधरी मरातिब अली की 3 औलादें थीं। मुश्ताक की उम्र 18 साल थी, इससे छोटी 2 लड़कियां थीं, अनीला और नजमा, जिनकी उम्रें बिलतरतीब 15 और 12 साल थीं। मरातिब अली की बीवी का नाम सईदा खातून था। इफ़त और शहादत अली की बातों ने मुझे बुरी तरह उलझाकर रख दिया था। चौधरी मरातिब अली ने 10,000 की रकम का कोई जिक्र नहीं किया था, जबकि इफ़त का कहना था कि सिकंदर अली वो रकम लेने चौधरी फजल इलाही के गांव गया था और मरातिब अली ने ही इसे भेजा था। फिर शहादत अली की मायनेखेज़ गुफ्तगू। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अभी मरातिब अली से रकम के बारे में इस्तफसार नहीं करूँगा, पहले फजल इलाही से इस बात की तस्दीक कर लूँ कि वक़ुआ के रोज़ उसने सिकंदर अली को रकम दी भी थी या नहीं। इसहाक पहलवान से कोई काम की बात मालूम न हो सकी। इसके बयान के मुताबिक अभी वो अखाड़े में पहुंचा भी नहीं था कि सामने से आते हुए बशीर कुमार ने इसे बताया कि इधर खूह के पास किसी की लाश पड़ी हुई है। इसहाक ने जाकर देखा और पहचान लिया, वो चौधरी सिकंदर अली की लाश थी। मैंने बशीर कुमार को भी वहीं बुला लिया। मेरे सवालों के जवाब में उसने जो कुछ बताया उसका खुलासा ये है कि वो मामूल के मुताबिक मट्टी ढोने नहर की जानिब गया था, मगर रास्ते में ही इसे लाश नज़र आ गई। वो नहर की तरफ जाने के बजाय वापस पलट आया और फिर इसकी मुलाकात इसहाक पहलवान से हो गई। इसके बाद की रुदात इसहाक पहले ही सुना चुका था। इसहाक पहलवान ही ने चौधरी मरातिब अली को इस सानहे की इतला दी थी। इस कार्रवाई में शाम के 4 बज गए। इन दिनों 5 बजे तक सूरज ग़ुरूब हो जाता था। शौके को मैंने अपने साथ थाने ले जाने का फ़ैसला कर लिया। इसकी एक वजह तो ये थी कि मैं इससे तन्हाई में सवाल जवाब करना चाहता था। इसकी ज़ात इफ़त के बयान के बाद मेरी नज़र में मशकूक हो चुकी थी। दूसरे चौधरी ने गुज़िश्ता रात मुझे बताया था कि खारा के साथियों ने इसकी खूब पिटाई की है और वो खासा ज़ख्मी भी हुआ है, मगर वो मुझे कहीं से भी ज़ख्मी नज़र नहीं आ रहा था। वो एक हट्टा कट्टा बदमाश नज़र आता था। उसने खासी मोटी मोटी मूछें रख छोड़ी थीं। चौधरी मरातिब अली ने पूरी कोशिश की कि मैं शौके से भी वहीं पूछगछ कर लूँ, मगर मैं इस वादे के साथ उसे थाने ले आया कि अगर शौके ने कानून के साथ ताउन किया तो इसका बाल भी बीका नहीं होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ताउन करेगा। मैं ऐसे टेढ़े लोगों से बखूबी आगाह हूँ। शौका मेरी उम्मीद पर पूरा उतरा था। उसने मेरे हर सवाल का उल्टा जवाब दिया, हत्ता कि जब मैंने उससे पूछा कि चौधरी ने तो बताया था कि इसे खारा के साथियों ने खूब मारा कूटा है, तो उसने इस सवाल का भी बड़ा शानदार जवाब दिया। मलिक साहब, इन हरामखोरों ने बड़ी गच्ची छिपी हुई मार मारी है।
अब वजूद के अंदर लगने वाली चोटें आपको कैसे नजर आ सकती हैं, ये तो मैं ही जानता हूँ या मेरा सोना रब जानता है। मैंने शौके को हवलदार अफजल शाह के हवाले करते हुए कहा, इसे ले जाओ, ये आज रात हमारा मेहमान रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो कल इसकी खातिर तवाज़ो भी करेंगे। मैं समझ गया मलिक साहब। अफजल शाह ने शौके को कॉलर से पकड़ते हुए कहा, आज इसे भूखा ही रखेंगे। दरअसल मैं चौधरी फजल इलाही से इफ़त के बयान की तस्दीक किए बगैर शौके पर 3rd डिग्री आजमाना नहीं चाहता था। इसके अलावा मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी इंतज़ार था। दूसरे रोज़ मैंने एएसआई बहादुर अली को 2 कांस्टेबल देकर चौधरी फजल इलाही के गांव रवाना कर दिया। इसके बाद मैंने 8-8 जवानों पर मुश्तमिल 3 छापामार टीमें तरतीब दी और इन्हें जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में खारा डाकू की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया। मैंने कोशिश की थी कि हर छापामार टीम में एक एसआई या कम से कम एक एएसआई ज़रूर हो। जंगल के सबसे ख़तरनाक मगरबी हिस्से में मैंने खुद एएसआई अमीर खान के साथ जाने का फ़ैसला किया था। हमारा कल का प्रोग्राम था। दोपहर के बाद बहादुर अली वापस आ गया। वो अपने साथ बड़ी सनसनीखेज खबरें लाया था। चौधरी फजल इलाही ने 10,000 रुपये देने की तस्दीक कर दी थी और ये भी बताया था कि चौधरी सिकंदर अली शौके के साथ दोपहर के बाद वापस चला गया था। इस हिसाब से मगरिब तक इन्हें अपने गांव पहुंच जाना चाहिए था, जबकि चौधरी मरातिब अली ने बताया कि वो तकरीबन 8:30 बजे वापस आए थे, यानी सिर्फ शौका ही वापस पहुंच सका था। मामला खासा गंभीर नज़र आ रहा था, कहीं कोई बड़ी गड़बड़ मौजूद थी। इसी दौरान में पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट भी आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिकंदर अली की मौत 27 दिसंबर को शाम 5 और 6 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। ये वही वक्त था जब सिकंदर अली को अपने गांव पहुंच जाना चाहिए था। मौत की वजह वो गोली थी जो सर के आर पार हो गई थी। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि फायर पिस्तौल को पेशानी से लगाकर किया गया था और फौरन ही मकतूल की मौत वाक़ हो गई थी। सिकंदर अली की लाश दूसरे दिन यानी 28 दिसंबर को खेतों से मिली थी। मैंने 2 खौफनाक किस्म के हवलदारों को अपने कमरे में तलब किया और इनसे कहा कि वो शौके को मेरे पास ले आएं। थोड़ी देर के बाद शौका मेरे कमरे में मौजूद था। दोनों हवलदार उसके दाएं बाएं फैलकर खड़े हो गए। इस सेटिंग और हवलदारों के चेहरों के तासुरात देखकर शौके की पेशानी पर तफक्कुर की गहरी परछाइयाँ नमूदार हुईं। वो समझ गया कि इसकी शामत आने वाली है। मैंने कड़कदार आवाज़ में पूछा, हाँ भाई शौके, क्या प्रोग्राम है तेरा? सच बोलने का इरादा है या पहले थोड़ी बहुत मालिश करना पड़ेगी? मैंने हमेशा सच बोला है थानेदार साहब, आप चाहें तो सब पूछ लें, रबदीसों कसम भी उठवा लें। मैंने हवलदारों से कहा, भाई जवानों, अगर शौका झूठ बोलेगा तो मैं अपना दायां हाथ ऊपर उठा दूंगा। आपने इसे झूठ का इनाम शिनाम देना है। फिक्र ही ना करो मलिक साहब, ऐसा इनाम देंगे कि 7 नस्लें याद रखेंगी। मेरे शौके से पूछा, चौधरी फजल इलाही की हवेली से आप लोग कितने बजे निकले थे? एक लम्हे के तामुल के बाद उसने जवाब दिया, मगरिब के बाद जनाब। मैंने दायां हाथ ऊपर उठा दिया। इसके साथ ही एक हवलदार ने सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। अगले ही लम्हे उसके होठों से खून रिसने लगा। मलिक साहब, आप मेरे साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, वो हाथ की पुश्त से खून साफ करते हुए कहा। मैंने पहले ही कह दिया था कि झूठ न बोलना। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, माई बाप, मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। ओए छछूदर की औलाद, वो तेरी माँ का दोस्त चौधरी फजल इलाही तो कहता है कि तुम वहाँ से असर के वक्त निकले थे। चौधरी साहब को मुगालता हुआ होगा। इसकी बात ख़त्म होने से पहले ही मेरा हाथ उठ गया। शौके की एक दर्दनाक चीख कमरे की फिजा में बुलंद हुई। एक हवलदार ने उसके पेट में तूफानी घूंसा रसीद कर दिया था। गज्जी मारा है, गज्जी मार इसे पहले ही बहुत पड़ चुकी है। मैंने हवलदार से कहा, जिसने घूसा मारा था कुछ ज़ाहिरी फनकारी भी तो दिखाओ भाई। शौके ने रहम तलब नज़रों से मेरी जानिब देखा। मैंने पूछा, खारा डाकू ने कितने बजे घेरा था तुम लोगों को? मुझे सही टाइम का अंदाज़ा नहीं है जनाब, 8 के बाद का ही वक्त था। मैंने हवलदार को तेजशुदा इशारा किया। हाय मैं मर गया, शौका बिलबिलाया। अब तुम्हारा एक झूठ भी नहीं चल सकेगा बच्चू, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते मलिक साहब? मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया,
इसका तो मैं पता चला ही लूँगा। पहले ज़रा तुम्हारी ज़बान से सच झूठ का पोल तो खोल लूँ। ओए खोते के खुर, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? एक हवलदार ने उसकी गर्दन पर हाथ जमाते हुए पूछा। मलिक होरा के सामने झूठ बोलता है? मैंने ज़रा नर्म लहजे में कहा, देखो शौके, हमें सब कुछ पता चल गया है। हमने चौधरी फजल इलाही से मुलाकात भी कर ली है और लाश का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। अब तुम अगर झूठ का सहारा लेने की कोशिश करोगे तो बुरी तरह फंस जाओगे। अभी केस मेरे हाथों में है। अगर मुझे सचमुच सूरत हाल सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा, वरना समझो कि फांसी का फंदा तुम्हारे लिए तैयार ही है। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जनाब? तुमने सिकंदर अली को कत्ल किया है। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? चौधरी साहब को तो खारा डाकू अगवा करके ले गया था और दूसरे दिन मेरे इशारे पर हवलदार ने उसकी पिंडली पर एक जोरदार ठुड्डा रसीद किया। मैंने कहा, शौके, मैं तुम्हारी सारी बदमाशी निकाल दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। आप खामखा मुझे मार रहे हैं। जनाब, चौधरी साहब का कत्ल तो खारा डाकू ने किया है। वो खासा सख्त जान मालूम होता था, जबान खोलने का इरादा नहीं रखता था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और चौधरी फजल इलाही के बयान के बाद शौके की जात शक की दबीज चादर में लिपट गई थी। या तो इसने चौधरी सिकंदर अली को कत्ल किया था या फिर इस कत्ल के बारे में वो बहुत कुछ जानता था। इफ़त ने भी इसके बारे में अच्छे जज्बात का इजहार नहीं किया था। ऐसी सूरत में क्या चौधरी सिकंदर अली के पास भारी रकम मौजूद थी? शौके की नीयत खराब हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं थी। फिर मुझे एक और बात भी शक में डाल रही थी। चौधरी मरातिब अली ने रकम का कोई जिक्र नहीं किया था। कहीं इस साजिश में चौधरी मरातिब अली भी तो बराबर का शरीक नहीं था? या सिकंदर अली का कत्ल उसी के ईमा पर किया गया था? चौधरी मरातिब अली जैसे शख्स से कुछ भी بعید नहीं था। हवेलियों और जागीरों में इस किस्म के खेल देखने में आते रहते हैं। मैंने अचानक चुभते हुए लहजे में शौके से पूछा, चौधरी फजल इलाही ने चौधरी सिकंदर अली को कितनी रकम दी थी? इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। हकलाते हुए बोला, आप कौन सी रकम की बात कर रहे हैं? हवलदार ने इसकी कमर पर एक लात रसीद की। वो मुंह के बल मेरी मेज पर गिरा। हवलदार ने इसे कॉलर से घसीटकर सीधा किया, फिर इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए गर्ज कर कहा, ओए, मलिक साहब से सवाल करता है? जनाब, मैं किसी रकम के बारे में कुछ नहीं जानता। वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। अभी याद आ जाएगी मछली बांदर, मैंने दायां हाथ बुलंद करते हुए कहा। चटाक की एक आवाज़ ने शौके का मुंह दूसरी जानिब घुमा दिया। वो बाकायदा रोने लगा। थानेदार साहब, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, मैं बेकसूर हूँ। आप चौधरी मरातिब अली से पूछ लें, मैंने कुछ नहीं किया। ओए चौधरी के टट्टू, तेरे चौधरी को तो बाद में देख लेंगे, पहले ज़रा तुमसे तो निबट लें। मैंने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। अल्लाह रसूल की झूठी कस्में खाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते थानेदार साहब? ओए, कैसे यकीन कर लें? हमें चौधरी फजल इलाही से पता चला है कि उसने सिकंदर अली को 10,000 रुपये दिए थे। दिए होंगे जनाब, पर मुझे क्या पता, वो संभल कर बोला। मेरे सामने तो एक पावला नहीं दिया। ये ऐसे नहीं मानेगा मलिक साहब, एक हवलदार ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा। इसे कुछ देर के लिए हमारे हवाले कर दें जनाब, फिर देखें कि कैसे रिकॉर्ड की तरह बजने लगेगा। इसी वक्त एक कांस्टेबल ने अंदर आकर बताया कि चौधरी मरातिब अली मकतूल सिकंदर अली की लाश लेने आए हैं। मैंने शौके की जानिब देखते हुए कहा, शौके, मैं तुम्हें सुबह तक सोचने की मोहलत दे रहा हूँ। 27 दिसंबर को जो कुछ भी पेश आया था वो कल मुझे सच सच बता देना। दूसरी सूरत में कल तुम्हें अदालत में पेश करके रिमांड हासिल कर लूँगा। रिमांड का मतलब जानते हो ना? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए शफ़ाक लहजे में कहा, तुम्हारा अंग अंग पुकार कर गुजरी हुई 7 नस्लों के जुराइम हमें बताएगा। वो लरस कर रह गया। मैंने हवलदार से कहा, इसे सुबह तक हवालात में बंद कर दो, और हाँ, अब ये हथकड़ी में रहेगा। हवलदार शौके को लेकर कमरे से निकल गए तो मैंने चौधरी की आमद की इतला देने वाले कांस्टेबल से कहा, चौधरी को अंदर भेज दो। वो यस्सर कहते हुए वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर के बाद चौधरी मरातिब अली मेरे सामने मौजूद था। उसने आते ही कहा, मलिक साहब, आपने शौके को किस जुर्म में हथकड़ी लगाई है? इसका जुर्म बड़ा संगीन है।
میں نے سخت لہجے میں کہا، آپ کے بھائی کی لاش باہر برآمدے میں رکھی ہے، آپ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں اور کل صبح تھانے آ جائیں، آپ کا بھی بیان ہونا ہے۔ میرا بیان کس چکر میں ہوگا جناب؟ میں نے دانستہ فوری طور پر اسے صورتحال بتانا مناسب نہیں سمجھا اور کہا، بس جی، ہمیں تو کاغذی کارروائی بھی کرنا پڑتی ہے نا، آخر آپ مقتول کے وارث ہیں، ایک بیان آپ کی طرف سے بھی تو ہوگا نا۔ وہ اطمینان بخش لہجے میں بولا، وہ تو ٹھیک ہے ملک صاحب، لیکن آپ نے شوکے کو کیوں بند کر رکھا ہے؟ مجھے اس سے کچھ محبت ہو گئی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، آپ صبح آئیں گے تو تفصیلی بات ہوگی۔ چودھری نے زیادہ ضد نہیں کی اور سکندر علی کی لاش لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں چاہتا تو اس وقت فضل الہی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں ساری صورتحال مراتب علی پر واضح کر دیتا، مگر اس طرح وہ ہوشیار ہو جاتا اور مقتول سکندر علی کی تدفین کھٹائی میں پڑ جاتی۔ پھر میں یہ بھی چاہتا تھا کہ کل چودھری کے آنے سے پہلے میں شوکے کا ریمانڈ حاصل کر لوں۔ چودھری جلدی سے جلدی بھی 10-11 بجے تک تھانے پہنچتا، اس وقت تک میں عدالت سے واپس بھی آ چکا ہوتا۔ شوکا جس حد تک مشکوک ہو چکا تھا، اس کے لیے اس کا ریمانڈ ضروری ہو گیا تھا، لاتوں ٹھڈوں سے وہ زبان کھولنے والا نہیں تھا۔ میں عدالت سے واپس آیا تو اس وقت تک چودھری مراتب علی تھانے نہیں پہنچا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے میری نظر برآمدے میں بیٹھے ہوئے جلال الدین پر پڑی۔ اس کے چہرے پر مجھے دبا دبا سا جوش نظر آیا۔ میں نے شوکے کو حوالدار کے حوالے کیا اور جلال الدین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، ہاں بھائی جلال الدین، بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا خبر لائے ہو؟ خبر خوشی کی ہے جناب، وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولا، میں نے افتی پہلوان کا پتہ چلا لیا ہے۔ افتی پہلوان؟ میں نے چونک کر پوچھا، میں نے تمہیں کھارا ڈاکو کا کھوج لگانے کو کہا تھا۔ بابا جلال الدین، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو وہ کہیں سے ڈاکو شاکو نہیں لگا جناب۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم کسی غلط بندے تک تو نہیں پہنچ گئے؟ جلال الدین سے غلطی نہیں ہو سکتی ملک صاحب، میں نے پوچھا، تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ میں اسے ملاقات بھی کر چکا ہوں۔ کہاں ہے وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ادھر چوک چوتی گاف بے میں ایک بیوہ رہتی ہے جیرا، اس کا نام ہے، افتی اسی بیوہ کے گھر میں رہتا ہے۔ تمہاری اس سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا، اسے کوئی شک تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں سرکار، جلال الدین نے جواب دیا، وہ چک ہی میں اینٹوں کے ایک بھٹے پر کام کرتا ہے، میں اس سے وہیں پر ملا تھا۔ میں نے خود کو ایک بے روزگار مزدور ظاہر کیا تھا اور اسے درخواست کی تھی کہ مجھے بھی وہاں کوئی کام وغیرہ دلا دے۔ میں نے فوری طور پر چک 34 گاؤں پہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت تک ASI امیر خان آ چکا تھا۔ میں نے اسے فوری تیاری کا حکم دیا، پھر جلال الدین سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلو گے۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب، یہ بندہ تو آپ کا غلام ہے، آپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے، پر میرا انعام ضرور یاد رکھیں۔ انعام بھی ملے گا، پہلے بندہ تو پکڑ لیں۔ ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب وہاں وردی میں ہی چلیں گے کیا؟ نہیں، سادہ لباس میں جانا زیادہ مناسب رہے گا۔ میں بھی وردی تبدیل کر لوں، بس ایک منٹ، امیر خان یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے حوالدار افضل شاہ کو بلا کر ہدایات دیں، ہم ایمرجنسی میں کھارا ڈاکو پکڑنے جا رہے ہیں، شام سے پہلے واپس لوٹ آئیں گے۔ اگر چودھری مراتب علی آئے تو اسے ہرگز شوکے سے ملنے نہیں دینا۔ ایسا ہی ہوگا جناب، افضل شاہ نے کہا، اور چودھری کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد میں نے افضل شاہ کو شوکے کی خاطر و مدارات کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد لباس تبدیل کر کے ہم چک 34 گاف بے جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ کھارا کی گرفتاری کے لیے ہم ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس تھے۔ مطلوبہ اینٹوں کے بھٹے پر جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ کھارا ڈاکو دن کا کھانا کھانے گھر گیا ہوا ہے۔ ہم نے وہاں افتی کا ہی پوچھا تھا۔ جلال الدین نے مجھے بتایا تھا کہ بھٹے والے اسے اسی نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے بابا جلال الدین سے پوچھا، کیا خیال ہے اس کے گھر چلیں؟ تم نے تو اس کا گھر بھی دیکھ رکھا ہے۔ جو مناسب سمجھے، میں تو ہر طرح تیار ہوں، بابا جلال الدین نے کہا۔ امیر خان نے کہا، یہاں انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ اس کے گھر ہی چلیں۔ میں نے جلال الدین سے پوچھا، اس کا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ 3 منٹی کا راستہ ہے جی، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ کچھ ہی دیر کے بعد
मैं चीरा नामी इस बेवा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जलालुद्दीन और अमीर खां को मैंने गली के नुक्कड़ पर ठहरने को कहा था। जलालुद्दीन मतलूबा घर की निशानदही करने के बाद वापस अमीर खान के पास चला गया था। मैं नहीं चाहता था कि चीरा अपने दरवाजे पर भीड़ भाड़ देखकर मोहतात हो जाए और खारा को निकलने का मौका मिल जाए। हालांकि जलालुद्दीन ने बताया था कि वो कहीं से भी डाकू नज़र नहीं आता, मगर मैंने अपनी पेशावराना ज़िंदगी में ऐसे ऐसे डाकुओं से भी दो दो हाथ किए थे जो दिन की रोशनी में फ़कीरी का चोला ओढ़े लोगों को दराज़ी उम्र की दुआएं दिया करते थे। दरवाज़ा अधेड़ उम्र की एक औरत ने खोला था। मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा कि चीरा का घर यही है? हाँ पुत्र, मैं ही चीरा हूँ, इस औरत ने जवाब दिया। पर तुम कौन हो और मुझसे क्या काम है? मैंने कहा, मेरा नाम अल्लाह रखा है और मैं शाहपुर से आया हूँ, पर मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। उसके चेहरे पर उलझन के आसार पैदा हुए। मैंने जल्दी से कहा, मुझे इफ्ती से कुछ ज़रूरी काम है, वो यहीं रहता है ना? इफ्ती के ज़िक्र पर वो चौकन्ना नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी, फिर तशवीशनाक लहजे में बोली, क्या काम है इफ्ती से? मैंने कहा, मैं इसका एक पुराना दोस्त हूँ। उसने जेल जाने से पहले मेरे पास एक अमानत रखवाई थी। मुझे पिछले दिनों पता चला था कि वो रिहा हो गया है। मैं इसकी अमानत वापस करने आया हूँ। वो शक-आमेज़ नज़रों से मुझे देखते हुए बोली, क्या नाम बताया था तुमने? मैंने पहले बताया हुआ नाम दोहराया, फिर कहा, इफ्ती घर में ही है ना? इतनी देर में घर के अंदरूनी हिस्से से एक मर्दाना आवाज़ आई, मासी, कौन आया है? मासी चीरा ने अंदर की जानिब मुँह करके कहा, पुत्र इफ्ती, तुम्हारा दोस्त अल्लाह रखा है शाहपुर से आया है। मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एएसआई अमीर खान को इशारा कर दिया। वो पलक झपकते में मेरे पास पहुंच गया, ताहम वो दरवाजे से ज़रा हटकर खड़ा हो गया। इसी दौरान में मुझे दरवाजे में किसी मर्द की झलक दिखाई दी। चीरा दरवाजे से थोड़े फासले पर हो गई थी। मैं और अमीर खान भुर्रा मारकर घर के अंदर दाखिल हो गए। फिर इससे कबल के इफ्ती सूरत हाल को समझ सकता, अमीर खान ने इसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। वो अमीर खान की गिरफ्त में पूरी तरह मचल रहा था। वो अगरचे बुढ़ापे में कदम रख चुका था, मगर इसकी पहलवानी तन-फन अभी तक बाकी थी। मैंने आगे बढ़कर इसे हथकड़ी पहना दी, फिर खालिस थानेदाराना लहजे में कहा, बस भाई खारा पहलवान, तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। आप कौन लोग हैं? उसने हथकड़ी में बंद कलाइयों को झटकते हुए कहा, तुम्हारी माँ के रिश्तेदार हैं। अमीर खान ने इसे धक्का देते हुए कहा, हमारे दरमियान वही अज़ली रिश्ता है जो एक डाकू और कानून के बीच होता है। पुलिस? इसके हलक से तहय्यार-आमेज़ आवाज़ बरामद हुई। बिल्कुल ठीक समझे हो, मैंने सख्त लहजे में कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं चौधरी मरातिब अली के इलाके का थानेदार हूँ। चौधरी मरातिब अली के जिक्र पर मैंने उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां सी फूटती हुई देखी। उसने होठों पर जबान फेरते हुए पूछा, आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? जुर्म तो थाने जाकर पता चलेगा खारा डाकू, मैंने घूरते हुए कहा, आजकल बड़ी थरथली मचा रखी है तुमने। आप मुझे बार बार डाकू क्यों कह रहे हैं? उसने कहा, और मेरा नाम खारा नहीं इफ्ती है, इफ्तिखार पहलवान। और पहलवान के माँ में कानून की आंखों में धूल झोंकता है। मैंने उसके मुंह पर एक चपेड़ रसीद की। थानेदार साहब, आपको किसी ने गलत बताया है, चीरा ने कहा, मेरा भांजा डाकू नहीं हो सकता। ये यकीनन चौधरियों की कोई चाल है। बाद में मुझे पता चला कि नसीरा नामी वो औरत इफ्तिखार पहलवान की माँ खुर्शीद बेगम की छोटी बहन थी। वो शौहर के इंतकाल के बाद अकेली ही रहती थी, इसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। मैंने कहा कि माई, मुझे किसने क्या गलत बताना है? मैंने तो खुद तुम्हारे भांजे के कारनामे अपनी आंखों से देखे हैं। क्या किया है इफ्ती ने? इसने 20 साल पुरानी कब्र खोदकर एक मुर्दा गायब किया है और चौधरी सिकंदर अली को कत्ल किया है। ये झूठ है, खारा जल्दी से बोला, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। और वो सलमा का मुर्दा, वो चीरा ने अपने भांजे की हिमायत में कहा, थानेदार साहब, आप यकीन करें, इफ्ती ऐसे संगीन जुर्म को कर ही नहीं सकता। फिर वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोली, रब्बा, पता नहीं चौधरी कब इफ्तिखार का पीछा छोड़ेंगे। पहले इसे कत्ल के गलत इल्ज़ाम में जेल भेज दिया, इसकी माँ प्यू का खात्मा किया, अब ये बेचारा जेल काट के आया है तो नया ही किस्सा शुरू हो गया है। किस्सा पुराना हो या नया, मैंने सख्त लहजे में कहा, पहले तो ये सूरमा सिर्फ जेल ही गया था ना,
अभी फांसी के तख्ते पर पहुंचेगा। खुदा के वास्ते ऐसा गजब न करना। जीरा ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे भांजे ने कोई कसूर नहीं किया। माई तू पीछे हट जा, आमिर खान ने जल्दी से कहा। इन दाद फरियादों से कानून का दिल नहीं पिघल सकता। मासी तू परेशान न हो, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, इफ्ती ने पुरएतमाद लहजे में कहा। तू तो पहले भी बेगुनाह था, फिर 20 साल जेल में क्यों सड़ता रहा? जीरा ने दुहाई देने वाले अंदाज में कहा। सारी मुसीबतें तो बेचारे गरीबों के लिए हैं, खुदा भी सिर्फ अमीरों का ही है। ऐसी बातें नहीं करते मासी, अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालकर इम्तहान लेता है। तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं इफ्ती, सबर कर मासी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसके लहजे में कोई ऐसी बात थी जो मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। इसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, थानेदार साहब, मैंने अपनी महबूबा की हड्डियां चुराने का जुर्म किया है। वो मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानी है। आप इस जुर्म में चाहें तो मुझे फाहे लगा दें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। और जब फांसी चढ़ जाओगे तो इस निशानी का अचार डालोगे? मैंने कहा, कहाँ हैं मुतवफ़्फ़ी सलमा की हड्डियाँ? आप मेरी जान भी ले लें तो इन हड्डियों तक नहीं पहुँच सकेंगे। वो अपने सीने पर हाथ मारते हुए बोला, मेरी महबूबा का मज़ार यहाँ है थानेदार साहब, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता कि इस मासूम लड़की की हड्डियाँ इन मर्दों के दरमियान दफन रहें। वो सलमा की कब्र की बेहुरमती का इकरार कर चुका था, लेकिन सिकंदर के कत्ल का मामला भी बाकी था। मैंने खारा डाकू का जो चर्चा सुना था, मेरे सामने खड़ा वो शख्स इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो न चेहरे मोहरे से डाकू लगता था, न ही गुफ्तगू से इसमें डाकुओं वाली कोई बात थी। मेरे दिल में इस खदशे ने सर उभारा कि मुमकिन है चौधरी मरातिब अली ने इफ्ती की रिहाई के बाद ये शोशा छोड़ा हो कि अब वो खारा डाकू बन चुका है। फिर कब्रिस्तान वाले वाक़ये ने इसे मज़ीद पुख्ता कर दिया था। इस खटराग में चौधरी का क्या भला था, इसका अंदाज़ा तो शौके की मरम्मत के बाद ही लगाया जा सकता था। बहरहाल इफ्ती की ज़ात से अभी मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हुआ था। सिकंदर का कातिल इन तीनों में ही से कोई एक हो सकता था, इफ्ती और खारा डाकू, शौका और चौधरी मरातिब अली। मैंने इफ्ती से कहा, तुम्हारी हड्डियाँ खुद हमें बताएंगी कि तुमने सलमा की हड्डियों के साथ क्या किया है। हम तो मुर्दों को भी बोलने पर मजबूर कर देते हैं। तुम ये बताओ कि 27 दिसंबर को शाम 5 बजे कहाँ थे? जनाब, ये दिसंबर वगैरह का हिसाब मुझे नहीं आता, मैं तो चिट्टा अनपढ़ हूँ। मैंने 27 दिसंबर को देसी महीने की तारीख में बदल कर पूछा। मैं 12 पूह की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये तो कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। क्या हुआ था उस दिन? तुमने चौधरी सिकंदर अली को कत्ल किया था। इसके होंठों पर तमस्कुराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, आप भी अजीब बातें करते हैं थानेदार साहब। मैंने अगर इंतकामी लेना होता तो चौधरी मरातिब अली का पेट फाड़ता, जिसने मेरी मोहब्बत, मेरी रूह, मेरी सलमा को मुझसे छीना था और मुझे कत्ल के झूठे इल्ज़ाम में जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया था। इसके पास पैसा था, मैं बेबस और कमज़ोर आदमी था। दुनिया पैसे की है थानेदार साहब। चौधरी मरातिब अली के टुकड़ों पर पलने वाले पुलिस वालों ने मुझे कातिल बनाकर अदालत में पेश किया। मेरा वकील कुछ भी साबित ना कर सका। सब गवाहियाँ मेरे खिलाफ चली गईं। सबके मुंह में चौधरियों की जुबान बोलती रही। मैं तवील अरसे के लिए अपनी ज़िंदगी से निकल गया। मेरा घर उजाड़ दिया गया। अब मेरे पास क्या बचा है? आपको चौधरियों ने मेरे पीछे लगा दिया है। मैंने इसके तवील बयान के जवाब में कहा, मुझे किसी ने तुम्हारे पीछे नहीं लगाया, मैं तो कानून के तकाजे पूरे कर रहा हूँ। तुम सलमा की कब्र खोलने का इकरार कर चुके हो। जिस रोज़ चौधरी सिकंदर अली का अगवा हुआ उस दिन तुम कहाँ थे? आप एक दिन की बात करते हैं, मैं तो हर रोज़ यहीं रहता हूँ, भट्टे पर होता हूँ या घर में। आप भट्टे पर जाकर तस्दीक कर सकते हैं। आजकल ईंटों का सीज़न है, छुट्टी होते होते रात के 8 बज जाते हैं। 12 पूह को भी मैं 5-6 बजे भट्टे पर ही था। वहाँ कुछ और लोग भी तुम्हारे साथ काम कर रहे होंगे। कोई वहाँ तुम्हारी मौजूदगी की गवाही दे सकता है? आहो जी, वो सर को इस बात में जुम्बिश देते हुए बोला। आप गुलाम सरवर, फैज़ मोहम्मद और खुशिया से पूछ सकते हैं, ये तीनों उस वक्त भी भट्टे पर ही होंगे। मैंने एएसआई से कहा कि वो जलालुद्दीन के साथ जाकर मज़कूरा तीनों अफराद को बुला लाए।
किस्सा मुख्तसर, थोड़ी ही देर के बाद वो वहाँ मौजूद थे। मैंने घुमा फिरा कर इनसे मुख्तलिफ सवाल किए। इन सब का बयान यही था कि 27 दिसंबर को जब चौधरी सिकंदर अली को अगवा किया गया तो इफ्ती भट्टे पर ही मौजूद था। मैंने इन तीनों को हिदायत कर दी कि कल वो थाने आकर अपना बयान लिखवा दें। फिर इफ्ती को लेकर हम थाने की तरफ रवाना हो गए। मासी चीरा ने इफ्ती की गिरफ्तारी पर बहुत वावेला मचाया। मैंने इसे समझाया, मासी, अगर तुम्हारे भांजे ने कत्ल नहीं किया तो इसे कुछ नहीं होगा, मगर कब्र की बेहुरमती पर वो सज़ा से नहीं बच सकेगा। इस बात का वो खुद इकबाल कर चुका है। हम थाने पहुँचे तो शाम होने ही वाली थी। अफजल शाह ने मुझे बताया कि चौधरी 2 मरतबा थाने आकर जा चुका है। मैंने पूछा, इसे शौके से तो नहीं मिलने दिया गया? नहीं जनाब, आपका हुक्म जो नहीं था। वैसे चौधरी बहुत धमकियां दे रहा था। इसकी धमकियों को तो मैं देख लूँगा। मैंने कहा, तुम खारा डाकू को अलग हवालात में बंद कर दो। ये खारा डाकू है? हवलदार ने ताज्जुब आमेज लहजे में पूछा। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, इसका फैसला कल करेंगे। मुझे अपने कमरे में आकर बैठे अभी 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मरातिब अली वहाँ पहुँच गया। वो सीधा मेरे कमरे में चला आया था। इसके तेवर ठीक नज़र नहीं आ रहे थे। इसने आते ही कुसीले लहजे में पूछा, मलिक साहब, आप मेरे बंदे को कब छोड़ रहे हैं? कौन आपका बंदा चौधरी साहब? मैं शौके की बात कर रहा हूँ, वो नाराज़ लहजे में बोला। ये सबसे मेरा तीसरा फेरा है। आपके लोगों ने मुझे अपने बंदे से मिलने भी नहीं दिया। मैंने उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा, चौधरी साहब, मेरा तो ख्याल था कि शौका अल्लाह का बंदा है, मगर आप अजीब बात बता रहे हैं कि वो आपका बंदा है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ मलिक साहब, मैंने इसी लहजे में जवाब दिया। मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी के दौरान में मुझे भी मजाक की आदत नहीं है। मैं फौरी तौर पर शौके से मिलना चाहता हूँ। ये मुमकिन नहीं रहा चौधरी साहब। क्यों? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि शौका 7 दिन के अदालती रिमांड पर है। क्या क्या कहा? वो भौंचक्का रह गया। जी हाँ, अब आप इससे 8वें दिन अदालत ही में मुलाकात कर सकेंगे। रिमांड के दौरान में मैं किसी को मुलजिम से मिलने नहीं देता। आपने मेरे साथ धोखा किया है मलिक साहब, वो फुनकारते हुए बोला। मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाई है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ना कोई धोखा किया है और न ही किसी के एतमाद को ठेस पहुँचाई है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए कर रहा हूँ। शौके ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। उसने खुद अपनी आंखों से खारा डाकू को सिकंदर अली को अगवा करते हुए देखा था। या तो आप कानून को अंधा समझते हैं या शौका आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने इसे बताया। हमें चौधरी फजल इलाही ने सब कुछ बता दिया है। मकतूल सिकंदर अली शौके के साथ दोपहर के वक्त वहाँ से रवाना हुआ था। इस हिसाब से इन्हें शाम से पहले गांव पहुँच जाना चाहिए था, मगर आपका बयान है कि वो रात 8:30 बजे के लगभग ये इतला लेकर पहुँचा था कि चौधरी सिकंदर अली को खारे डाकू ने अगवा कर लिया है। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी सिकंदर अली की मौत शाम 5 और 6 बजे के दरमियान वाक़ हुई है और इस वक्त खारा डाकू चक 34 गाँव पे के एक भट्टे पर ईंटें पका रहा था। चौधरी ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। मैंने अपना बयान जारी रखा। चौधरी सिकंदर अली 27 दिसंबर को शाम 6 बजे तक मरहूम हो चुका था। फिर रात 8:30 बजे कौन से सिकंदर अली को खारा डाकू ने अगवा किया था? कोई जवाब है आपके पास इस सवाल का? आप इस हकीकत को झुठला सकते हैं? उसने पूछा। आपको खारा डाकू के बारे में कैसे पता चला? मैंने कहा था ना चौधरी साहब, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, खारा इस वक्त हवालात में बंद है। जब आपने असल मुजरिम को पकड़ लिया है तो शौके को छोड़ क्यों नहीं देते? शौका तो अब कोर्ट से ही छूटेगा। कल से मैं तफ्तीश का आगाज़ करने वाला हूँ, मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। चौधरी साहब, मेरी तफ्तीश से पत्थर भी बोलने लगते हैं। आपके पालतू शौके की क्या औकात है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खारा डाकू के साथ क्या सलूक करने का इरादा है? सब अपने अपने किए का फल पाएंगे, मैंने सुमाइनी अंदाज में कहा। आपने भी मुझसे बहुत झूठ बोले हैं। उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने कौन सा झूठ बोला है?
آپ نے مجھے بتایا تھا کہ سکندر علی فضل الہی سے اس لیے ملنے گیا تھا کہ آپ کچھ زمین خریدنا چاہتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ فضل الہی سے اپنی ادھار دی ہوئی رقم واپس لینے گیا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ کو سننے میں غلطی لگی ہوگی، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ ہم کچھ زمین بیچنا چاہتے ہیں۔ یہ ادھار رقم والی بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ آپ کی بھاوج عفت نے مجھے اس رقم کے بارے میں بتایا تھا، اور چودھری فضل الہی نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے۔ آپ بھی خواہ اس عورت کی باتوں میں آ گئے، چودھری نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ چودھری فضل الہی سے زمین کا سودا ہو گیا ہو اور اس نے کچھ بیانہ وغیرہ دے دیا ہو۔ اس کا پتہ بھی چل جائے گا چودھری صاحب، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ چودھری فضل الہی کا نام میں نے گواہوں میں لکھ لیا ہے۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی، متفکر لہجے میں بولا۔ آپ مجھے 10 منٹ کے لیے شوقا سے مل لینے تھے۔ مجھے افسوس ہے چودھری صاحب، میں نے بے مروتی سے کہا، میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، تیکھے انداز میں کہنے لگا، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ملک صاحب، آپ کی ضد کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ میں آپ کے قیمتی مشورے کو یاد رکھوں گا۔ میرا لا تعلقی کا انداز اسے اندر ہی اندر سلگا رہا تھا۔ آج تک کسی پولیس افسر نے اس سے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ملک صاحب، آپ اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے، سوچ لیں۔ میں نے ترکے بترکی جواب دیا۔ میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہوں، اور میں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر ہی سب کچھ کیا ہے۔ آپ کسی اور کو جا کر دھمکیاں دیں، میں آپ کے روب میں آنے والا نہیں ہوں۔ آپ کو اسی تھانے میں رہنا ہے، اور ہم تو صدیوں سے یہاں ہیں۔ آپ کو کہیں یہ دشمنی مہنگی نہ پڑ جائے۔ میں دوستی اور دشمنی بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں، اور ظالموں کی طرف میں نے کبھی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ بل کھا کر رہ گیا۔ ملک صاحب، عقل مندوں نے کہا ہے کہ ایک دشمن 100 دوستوں پر بھاری ہوتا ہے۔ آپ مجھے عقل سکھانے کی کوشش نہ کریں، میں نے کھردرے لہجے میں کہا، اور مجھے دوسرے بھی بہت سے کام ہیں۔ آپ اب تشریف لے جائیں تو اچھا ہے۔ وہ چند لمحے مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ذرا نرم پڑتے ہوئے بولا، ملک صاحب، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ ذرا بکھری ٹائپ کے تھانے دار ہیں۔ چلیں، پچھلی باتوں کو بھول کر ہم ایک سمجھوتہ کر لیتے ہیں۔ میں آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا سنبھل کر بات کریں چودھری صاحب، آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ آپ مجھے خریدنا چاہتے ہیں؟ میں ان پولیس والوں میں سے نہیں ہوں جو دولت میں تل جاتے ہیں۔ میں نے تو آپ کا بھلا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بدلے ہوئے انداز میں بولا، ورنہ شوقے کو تو میں چھڑا ہی لوں گا۔ اس کی ضمانت میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ بخوشی یہ کوشش کریں۔ وہ قہر آلود نظروں سے مجھے گھورنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ شوکت 2 دن کی مہمان نوازی کے بعد سب کچھ اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ اس نے چودھری مراتب علی کے خلاف بیان دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اگر وہ حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا تو اسے خود قربانی کا بکرا بننا پڑتا۔ حالات و واقعات اور شہادتیں سراسر اس کے خلاف جا رہی تھیں۔ شوقے کے بیان کے مطابق چودھری مراتب علی نے خود شوقے کی مدد سے سکندر علی کو اغوا کرایا تھا۔ وہ قبرستان والے واقعے کی آڑ میں سوتیلے بھائی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک اچھا موقع تھا۔ مراتب علی نے بآسانی اسے ٹھکانے لگا دیا۔ شوقے نے رقم کے بارے میں بتایا کہ وہ مراتب علی نے اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ میں نے اس کا تفصیلی بیان نوٹ کرنے کے بعد انگوٹھا لگوا لیا۔ اگلے روز میں نے شوقے اور اس کے حلفیہ بیان کو عدالت میں پیش کر کے چودھری مراتب علی کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ وارنٹ کے بغیر اس کی گرفتاری میں مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ چودھری مراتب علی نے وارنٹ کی موجودگی میں بھی گرفتاری دینے میں اچھا خاصا پس و پیش کیا تھا، تاہم میں نے اسے ہتھکڑی لگا کر حوالات میں ڈال دیا۔ شام تک کئی معزز افراد اس سے ملنے آ چکے تھے، اور کچھ بڑے افسران کی سفارشیں بھی مجھ تک پہنچ گئی تھیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی چودھری کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، مگر میں نے اس سلسلے میں ذرا بھی نرمی نہیں برتی۔ دوسرے روز میں نے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ میں نے علاقے کے ایس پی کو پوری تفصیل کے ساتھ رپورٹ کر دی تھی اور درخواست کی تھی کہ چودھری کے سلسلے میں کسی دباؤ کو اہمیت نہ دی جائے۔ ایس پی نے مجھے بھرپور تعاون کا یقین دہانی کی تھی اور کرا بھی تھا۔ شوقے کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ چودھری کی طرف سے بے پناہ خوف میں مبتلا تھا۔
میں نے اسے تسلی دی کہ وہ غم نہ کرے، قانون پوری طرح اس کی حفاظت کرے گا۔ چودھری کی طرف سے میرے دل میں بہت غبار تھا۔ اس بدبخت نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ سوتیلے بہن بھائی کو بڑی سفاکی سے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ چودھری کو ریمانڈ کی سختیوں سے بچانے کے لیے کئی بااثر لوگوں نے مجھے بھاری رشوت کی پیشکش بھی کی، مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور چودھری کی ساری چودراہٹ ناک کے راستے نکال دی۔ اسے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہی بنی۔ میں نے چودھری کی نشاندہی پر آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ میں نے انتہائی مضبوط کیس بنا کر چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ چودھری جوڈیشل ریمانڈ پر جیل چلا گیا۔ جب عفت کو پتہ چلا کہ مراتب علی کے خلاف شوکت نے گواہی دی ہے تو اسے اس بات پر یقین نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب؟ اس نے حیرت سے بھرا سوال کیا۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو جاتا ہے، پر وہ دونوں تو اندر سے اکو مک تھے۔ میں نے کہا، اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے بی بی۔ اگر شوکت حقائق کی پردہ پوشی کرتا تو خود پھانسی چڑھ جاتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ابا جی کی جان تو چھوٹی۔ اس کے چہرے پر اطمینان بخش تاثرات جھلک اٹھے۔ ابا جی کی جان کیسے چھوٹ گئی؟ مجھے معلوم تھا کہ وہ مفلوج چودھری شہادت علی کو ابا جی کہتی تھی۔ چودھری صاحب کی جان کہاں پھنسی ہوئی تھی؟ وہ جی، وہ اٹک کر بولی، مراتب علی نے ابا جی کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ دن رات ایک ہی سوال کرتا رہتا تھا کہ ابا جی نے خزانہ کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ ابا جی کے فالج میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ جانے کیسی کیسی دوائیاں حکیم سے لا کر انہیں کھلاتا رہا تھا۔ تم کون سے خزانے کی بات کر رہی ہو؟ اس کے انکشاف پر میں چونک اٹھا تھا۔ پتہ نہیں جی، میں نے بھی آج تک اس کا ذکر ہی سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، عفت نے بتایا۔ چودھری مراتب علی کا خیال تھا کہ ابا جی نے سونے کی اینٹیں، چاندی کی سلاخیں، جواہرات اور نوٹوں کے بنڈل کہیں چھپا رکھے ہیں۔ اسے اسی خزانے کی تلاش تھی۔ میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی اور میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دولت سے سکون نہیں خریدا جا سکتا، مگر اس کے حصول کے لیے ہم ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ چودھری مراتب علی زمین و جائیداد اور سیم و زر کے لیے دو انسانوں کے خون میں خاط رنگ بیٹھا تھا اور سگے باپ کی زندگی اس نے جہنم بنا رکھی تھی۔ دولت کا لالچ ایسے ہی تماشے دکھاتا ہے۔ افتی پہلوان کو میں نے چھوڑ دیا۔ وہ ایک ناکردہ جرم میں پہلے ہی اپنی زندگی کے قیمتی 20 سال گنوا چکا تھا۔ میرے بے حد اصرار کے باوجود بھی اس نے اس رات سے پردہ نہیں اٹھایا کہ سلمیٰ کی ہڈیوں کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا۔ میں نے اس پر سختی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سچی محبت کرنے والوں کا احترام سب پر لازم ہے۔ افتی کا جرم اتنا سنگین نہ تھا کہ اسے معافی نہ کیا جا سکتا۔ وہ اپنی رہائی پر خوش تھا، نہ گرفتاری پر افسردہ۔ چودھری مراتب علی کا مقدمہ کوئی 2 سال تک چلا۔ سیشن کورٹ نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، مگر کچھ عرصے بعد ہائی کورٹ نے بھی سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ جس دولت کے حصول نے اسے اس حال کو پہنچایا تھا، وہ اس کے کسی کام نہ آ سکی۔ اللہ سب کو حرص و لالچ سے بچائے، آمین۔